हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। एनसीईआरटी सीरीज हमारा हिस्ट्री अभी चल रहा है और एनसीईआरटी सीरीज में अभी तक जो हमारा चैप्टर्स हुए हैं, हिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। क्लास 6 से 12 तक के हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर किया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 में मेडिएवल हिस्ट्री जो हमारा चल रहा है उसके लास्ट 2 चैप्टर, जिसमें हम लोग मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली 2 चैप्टर है। एक चैप्टर में हम लोग उस समय की सोशल लाइफ को पढ़ेंगे, मीन्स कि कैसे उस समय कृषि समाज था, और उसके बाद हम लोग जो भी मुगल साम्राज्य के समय जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, मतलब जैसे कि आईने अकबरी हो गया है ना, जो भी अकबरनामा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फिर हम लोग देखते हैं कि और भी बाबरनामा है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी, उससे क्या क्या जानकारी हमें मिलता है जो हमें याद रखना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, उन सारे चीज़ों को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो लंबा हो गया, हम लोग 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं और मेडिएवल यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर हमारा बच्चे का लगभग 4 से 5 चैप्टर जो कि मॉडर्न हिस्ट्री को डील करेगा, जो क्लास 12 का लास्ट बुक है उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर हमारा क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी पूरी तरीके से लगभग कितना वीडियो होगा, 12-13 वीडियो या 15 वीडियो होगा, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर कर मतलब खत्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, है ना, अब इसके बाद क्या होगा एनसीईआरटी हिस्ट्री। देखिए, अब केवल पढ़ा देने से तो नहीं होगा ना। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी और मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया भी कि कैसे नोट्स बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों को नोट डाउन करता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने, जाहिर सी बात है कि हार्डली 5 से 10% लोग होंगे जिन्होंने नोट्स बनाया होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि 2 से 3 सेशन लेंगे हम लोग, 2 से 3 सेशन लेंगे, है ना, जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं एमसीक्यू, है ना। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेके, है ना, क्लास 6 से लेके 12 तक के जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, उससे जो एमसीक्यूज बनेंगे, एमसीक्यूज वैसे एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में अलग अलग सवाल जो बन सकते हैं, उस तरह के सवालों को कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं डालेंगे, है ना, मतलब एकदम रिलेवेंट एमसीक्यूज रहेगा जिसको आप याद भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो 2 से 3 क्लास होगा। जाहिर सी बात है कि एक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को डील करेंगे, एक एमसीक्यू लगाएंगे जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर कर लेंगे 50 से 60 सवाल, एक लगाएंगे जिसमें मेडिएवल कवर हो जाएगा हमारा, एक लगाएंगे जिसमें हमारा मॉडर्न कवर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा कवर होगा और जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यू को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी तो रहेगा, कुछ ऐसे जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो बहुत सारे फैक्ट भी कवर होंगे, जिससे कि लगभग मान के चलिए कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 3 सेशन हो जाएगा। फिर जैसा कि मैंने बोला है कि इसके बाद हमारा चालू होने वाला है साइंस, और साइंस को हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने, है ना, कि अभी हम जैसे क्लास 6 का इतिहास कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस है, साइंस वैसे पढ़ेंगे तो आपको सब ऊपर से पार हो जाएगा। क्लास 6 पढ़ेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा, क्लास 7 पढ़ेंगे तो फिर आधा गायब है क्लास 6 वाला। तो हम लोग इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर वाइज। हाँ, और चैप्टर वाइज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा एनसीईआरटी कवर होगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी छोड़ देंगे, एनसीईआरटी फुल कवर होगा चैप्टर वाइज में भी। कैसे, वो मैंने डिजाइन किया है। जैसे मान लेते हैं कि सेल हमें पढ़ना है ना, सेल बायोलॉजी में, तो सेल चैप्टर कौन कौन सा एनसीईआरटी में डील करता है, सेल के बारे में कौन कौन सा एनसीईआरटी में दिया गया है, क्लास 6 से लेकर 12 तक के जहां भी सेल होगा, जिस चैप्टर में, उन सारे चैप्टर को यहाँ पे मैं करवा दूंगा, ये पूरा टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते। और साथ ही अलग जो बुक्स है उन बुक्स को भी रेफरेंस लेके चीजें मैं करवाऊंगा कि अगर बायोलॉजी से कोई भी सवाल, जैसे कि आप ये मान के चलिए कि सेल से कोई भी सवाल एग्जाम में अगर आ जाएगा, है ना, आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में, तो आराम से आप बना पाएंगे, नो डाउट, एक भी गलत नहीं होगा, है ना, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया तो, है ना। और जो भी एमसीक्यू होगा मैं वहीं पे बताऊंगा कि यहाँ से सवाल आए हैं, इसको रटना है, इसको याद करना है ना। समय मिलेगा तो हम लोग उसका एमसीक्यू भी चैप्टर वाइज करवाते जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। या आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जो भी एमसीक्यूज वाले होंगे वहां से आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स तो है ही, घटना चक्र, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक के चीजें हैं कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है ये जनरली किसान, जमींदार और राज, जनरली हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे फार्मर्स थे, कैसे फार्मर और मुगल साम्राज्य के टाइम में क्या चीज था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 85% लगभग लोग जो थे 16 से लेकर 17वीं शताब्दी तक के किसान थे, सबको पता है ना।
गांव में रहते थे, छोटे खेतिहर थे, भूमिहर भी थे, जिनके पास जमीन भी था, जिनके पास जमीन नहीं था, वैसे ऐसे लोग थे। इसके बारे में लोग कुल मिला के पढ़ना है। कैसे राजा थे जो कलेक्शन करना था, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, कैसे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले एजेंट थे और राजा के बीच में क्या संबंध था, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं। फिर कह रहा है किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन में हमें कुछ ज्यादा नहीं है कि किसानों का काम ही है खेत जोतना है ना, बीज बोना है, फसल करना है, ये सब चीजें हैं। तो ये कोई काम का नहीं है ना, कोई काम का नहीं। जहाँ पे जरूरत वाला चीज होगा पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 12 का एग्जाम तो देना नहीं है ना यार कि सवाल बनेगा उस तरह से। जहां से हमें एमसीक्यूज वाले सवाल बन सकते हैं उन चीजों को उठाएंगे। यहाँ पे आ गया स्रोतों की तलाश। कैसे हमें पता चलता है किसानों के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री में या मुगल टाइम में, तो कहाँ से पता चलता है उन चीजों को समझेंगे। तो स्रोतों की तलाश में हम बात करेंगे। अच्छा, फ्रांसिसो वर्नियर के बारे में आपको पता होगा ना, फ्रैंकिस वर्नियर जैसा हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा था वर्नियर के बारे में। तो वर्नियर मुगल टाइम में आया और उसने बताया कि जो मुगल है ना, इसमें गरीबी के बीच में कारण है। मुगल के टाइम में बहुत ज्यादा गरीबी है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। क्यों है? क्योंकि ऑनरशिप जो है जमीन का वो राजा के पास है। राजा किसी को जमीन नहीं दे, राजा सब सारे जमीन का मालिक राजा है, स्टेट ऑनरशिप, और ये गलत चीज है। यही कारण है गरीबी का, यही कारण है मुगल साम्राज्य के दयनीय स्थिति का। ऐसा बोला था फ्रैंकिस बर्नियर ने। लेकिन जब हम यहाँ समझेंगे तो फ्रैंकिस बर्नियर का जो कथन है कि क्राउन ऑनरशिप ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए रैयत भी आपको देखने को मिलेंगे, किसान देखने को मिलेंगे जो खेती कर रहे हैं, है ना, उनके पास जमीन है, ऐसा नहीं है। तो पूरे तरीके से उनके स्टेटमेंट्स को हम लोग कट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीजों को डाल दिया। अब देखिए कुछ नहीं, ऐन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आपको पता है अकबरनामा 3 वॉल्यूम में लिखा गया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 1 जो था जनरली वो हमारा अकबर के खानदान पूर्वज के बारे में है। वॉल्यूम 2 में अकबर के द्वारा जो इवेंट्स हुए, लड़ाई, युद्ध, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम 3 को जनरली अकबरनामा के वॉल्यूम 3 को हम लोग बोलते हैं आईने अकबरी। तो मिरर है अकबर के प्रशासन, अकबर का रेवेन्यू, अकबर के टाइम में जो महत्वपूर्ण पॉलिसीज, वो सारे आपको देखेंगे। आईने अकबरी से पूरा अकबर के साम्राज्य का आपको सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि कैसे उस समय क्या क्या चीजें थी, कैसे खेती हो रहा है, राजा कैसे काम कर रहा है, क्या उसका पॉलिसीज हैं, सब कुछ पता चलेगा आईने अकबरी 5 चैप्टर में। अब उसमें भी 5 चैप्टर है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसमें है आईने अकबरी, है ना, और जिसमें अकबर के दरबारी इतिहासकार आईने कौन, अबुल फजल लिखा था, ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी जमींदारों के बीच, जमींदार जो जमीन का मालिक है जनरली उसके बीच में, और जो एजेंट है, एजेंट मतलब कि जो राजा का कर को, है ना, अमील गुजार, आगे में बात करेंगे, अमील गुजार नाम का एक जो रेवेन्यू कलेक्टर के नाम से बोल जाना जाएगा, उसके बीच में क्या संबंध है, फिर राजा के बीच में क्या संबंध है, सब कुछ बताया गया आईने अकबरी में। उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में अच्छा से पेश किया गया। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन का मुख्य उद्देश्य मतलब आईने अकबरी का जो मेन उद्देश्य था, उस बुक को लिखने के पीछे जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना, कि राजा है ना, जो सत्ताधारी वर्ग है, राजा है, नोबेल्स हैं, और जो जनरली जो खेती करते हैं ना, उनके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि मुगल राज के खिलाफ कोई भी अगर बगावत करेगा तो उसका हार निश्चित था, ये बताया गया। दूसरे शब्दों में किसान के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती आइन से जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर इलाकों में लिखे गए थे। केवल ऐसा नहीं है कि आईने अकबरी से ही हमें किसानों के बारे में पता चलेगा, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, उनके द्वारा भी हमें किसानों के बारे में जानकारी पता चलता है, उसके बारे में सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कोई काम का नहीं है, हम लोग जो जहां से देखिए, अब देखिए इसमें कह रहा है किसान और उनकी जमीन। अब देखिए किसान और उनकी जमीन, यहीं पे जो वर्नियर का कथन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर आई थिंक 6 में, है ना, चैप्टर नंबर 6 में वर्नियर ने बोला था कि मुगल साम्राज्य में जो जमीन का मालिकाना हक है वो राजा के पास है।
लेकिन यहाँ किसान और उनकी जमीन, मतलब किसान के पास भी मालिकाना हक है, जमींदार के पास भी मालिकाना हक है, तो जाहिर सी बात है। तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे बताया गया है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, फारसी पर्शियन भाषा में किसानों को रैयत बोला गया या उसका रियाया या मुजरियान बोला गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द बनेगा। मुजरियान किसके लिए इस्तेमाल किया गया, मुजरियान वर्ड यूज्ड इन मेडाइवल या मुगल पीरियड, ये सवाल आ सकता है ना मुजरियान। तो मुजरिम आप मत मार दीजिएगा, मुजरियान कैसे याद रहेगा, रियत, रियत है ना, मुजरियान किसान को बोलते थे। आगे हम लोग और बात करेंगे। हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं, आसामी भी शब्द जो है वो किसान के लिए इस्तेमाल हुआ। दो टर्म आपको याद रखने हैं, एक तो आपका मुजरियान है और एक है आसामी। देखिए एनसीईआरटी में बहुत कुछ चीजें हैं यार, बोरिंग लगेगा पढ़ने में, जाहिर सी बात है, मैंने हिस्ट्री पहले चालू किया तो बोरिंग तो लगना ही है। और लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना मन से, अच्छे से, तो आपको ना हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो समझने में इतना इजी हो जाएगा ना, आप इतने अच्छे से कंसेप्ट को बता सकते हैं। अभी देखिए आप ऐसे इतिहास नहीं पढ़े होंगे, किसान के बारे में डिटेल से बताया गया है ना, जैसे कि हमने पिछला वीडियो में देखा, पिछला वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य कितने डिटेल से पढ़ा, कैसे मंदिरों का निर्माण था, क्या था, कैसे चीजें हो रही थी, सब कुछ पढ़ा ना। जाहिर सी बात है फैक्चुअल चीजें नहीं है कि अरे ऐसा पूरा कहानी मजा आ जाएगा, वैसे नहीं, थोड़ा सा चीजें आपको अच्छे से बताया गया तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो किस आसामी शब्द, मुजरियान शब्द, मेरा बताने का मतलब यही था कि ये दोनों किसान के लिए इस्तेमाल किए गए वर्ड है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और भी एक चीज है जो मैं आपको बता दूं, देखिए दो तरह के किसान के बारे में कहा गया है, एक किसान है खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त मतलब खुद, जिनके पास खुद जमीन है, जिनके पास खुद अपना जमीन है और गांव में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन्हें खुद काश्त बोला गया है ना, खुद काश्त बोला गया है ना, खुद काश्त बोला गया। और वैसे किसान है ना, वैसे किसान देखिए दूसरे खेतीहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे, है उस गांव का नहीं है, दूसरे गांव से आया है इस गांव में खेती करने। क्यों खेती करने आया, हो सकता मजबूरी होगा या उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखता होगा, है ना, उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखता होगा। यहाँ लिखा गया है कि लोग अपनी मर्जी से ही पाई काश्त बनते थे, मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिले, और मजबूरन भी करते थे, जैसे कोई कहीं भुखमरी हो जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए या कहीं पे सुखाड़ पड़ जाए, तो अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पट्टे पे लेके खेती करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं पाही काश्त। याद रखिएगा, पाही काश्त और खुद काश्त ये किसानों का किस्म है, मतलब फार्मर्स के टाइप्स को बताया गया। क्लियर है, ये सब हमें आईने अकबरी मिल रहा है, ठीक है, कहाँ मिल रहा है हमें, आईने अकबरी मिल रहा है, ठीक है, पाही काश्त, पाही काश्त, ओके। तो दो हो गया, खुद जिसके पास खुद का जमीन है, पाही काश्त में दूसरे की जमीन पे कर रहा है। उत्तर भारत में एक औसत किसान के पास शायद ही कभी भी एक जोड़ी बैल या दो हल, मतलब उस समय की बात कर रहा है कि एक जोड़ी बैल और दो हल रखना बहुत बड़ी बात था। कह रहा 6 एकड़ जमीन है गुजरात में तो अमीर हो गया, है ना। बंगाल में अगर एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है तो बहुत अमीर हो गया। 10 एकड़ वाले को असामी, मतलब जिसके पास 10 एकड़ जमीन है उसको नोबेल की दर्जा में तो बहुत अमीर है। तो ये बताया जा रहा है, कोई काम का नहीं, ठीक है। सिंचाई का तकनीक है, सिंचाई का मतलब ये बताया जा रहा है, देखिए 100 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब 40 इंच वर्षा, मतलब 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है तो लोग क्या उपजाएंगे, चावल उपजाएंगे, है ना। और उससे कम वर्षा हो तो लोग गेहूं उपजाएंगे, उससे कम हो तो बाजरा उपजाएंगे। तो ये है जहां जहां वर्षा है, जनरली ये बताया जा रहा है कि जमीन बहुत है, मुगल साम्राज्य के पास बहुत जमीन है, मुगल साम्राज्य में मजदूर भी बहुत है, किसान भी बहुत भरे पड़े हैं। और मेन है किसानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बोला कि प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरत जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, यही सब फसल उपजाया जाता था। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, कैश क्रॉप की बात नहीं कहा गया अभी तक। तो ये बताया कैसे से होता था, इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब मानसून मेन चीज था, अभी मानसून ही मान लीजिए कि वर्षा का मेन साधन है, सॉरी पानी का मेन साधन है ना मानसून ही। देखिए बाबरनामा ने सिंचाई के बारे में बताया है, कैसे कैसे सिंचाई, जैसे रेहट कैसे देखिए लाठा चल रहा है, तो उस तरह के सिंचाइयों के बारे में बताया है। पर्शियन बिल का इस्तेमाल बताया, पर्शियन बिल का इस्तेमाल होता था, है ना। तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं, क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या है, तंबाकू का प्रसाद, तंबाकू तंबाकू के बारे में कह रहा है कि देखिए सिंचाई के लिए बताया, देखिए सिंचाई के लिए नहर है ना, नहर शाहजहां के दौरान शाह नहर बनाया गया, पंजाब में शाह नहर बनाया गया शाहजहां के दौरान, तो जाहिर सी बात है नहर है, कुआं से हो रहा है सिंचाई, जो भी चीजें रेहट से हो रहा है, पर्सियन भील से हो रहा है, कोई काम का नहीं है। अभी हम इस बात को समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि तंबाकू सबसे पहले दक्षिण मतलब दक्कन में पहुंचा, दक्कन वाले एरिया में पहुंचा, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में पहुंचा, उत्तर भारत लाया गया। आयन उत्तर भारत के, देखिए जो आईने अकबरी में सारे फसल के बारे में कहा गया है, लेकिन तंबाकू फसल का उल्लेख नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है कि अकबर के टाइम में जिसमें आईने अकबरी लिखा गया, तो इट में भी अकबर के टाइम में तंबाकू उतना प्रचलन में नहीं होगा और तंबाकू की खेती भारत में नहीं होती होगी, है ना। इसलिए और यहाँ पे बोला भी गया है कि सबसे पहले दक्कन में पहुंचा था, उत्तर भारत में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आया, है ना। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। अब अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अकबर का कितना है शासनकाल, 1556 से लेकर 1605 है ना। तो जाहिर सी बात है ये अकबर का टाइम पीरियड है, और कह रहा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आया, मतलब 1600 के बाद ही आया, है ना। तो 1600 के बाद ही आया, तो हो सकता है उतना प्रिविलेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तंबाकू का, इसलिए आईने अकबरी में तंबाकू का उल्लेख नहीं है। सवाल बहुत ज्यादा टफ बनाना हो तो बना देगा कि आईने अकबरी में किन किन फसलों का उल्लेख है। अभी हमने देखा 3 फसल ना, गेहूं, चावल और बाजरा, ऑप्शन में रहेगा तंबाकू, तंबाकू का उल्लेख नहीं है। अब देखिए जब जहांगीर का टाइम आया तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, इसलिए जहांगीर ने बैन भी लगाया था। तो मैंने बताया ना जहांगीर ने इसका बैन भी लगाया। देखिए बोले अकबर और उसके अभी जाता हूँ 1604 में पहली बार तंबाकू, अकबर और उसका जो नोवेल सबसे पहली बार 1604 में तंबाकू देखा है, तो जाहिर सी बात है बुक पहले लिखाया था। तो इस ठीक है, तंबाकू बहुत लोग का आदत लग गया, फिर ये सब बताया जा रहा है कि तंबाकू को बैन करना पड़ा था, किसको, जहांगीर को। सवाल एग्जाम में आया ना, सवाल कितना बार आया है कि तंबाकू बैन किया गया जहांगीर के द्वारा, है ना बाबू। अब देखिएगा इसके और कोई मतलब नहीं है। देखिए ये बता रहा है कि खरीफ फसल हो रहे हैं बसंत ऋतु में, है ना, पतझड़ में खरीफ फसल हो रहे हैं, रबी फसल बसंत ऋतु में हो रहा है। कहीं कहीं 2 से ज्यादा फसल होता था, कहीं कम फसल, कहीं 3 फसल होते थे एक साल में। बता रहा है कि मुगल आगरा में 39 वैरायटी के फसल होते हैं, आगरा में 39 किस्म के फसल बोए जाते थे। फिर बता रहा है कि दिल्ली में 43 फसल होता, 43। बोला कि बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी, मतलब बंगाल फेमस है चावल के लिए। बोला चावल का 50 वैरायटी था बंगाल में, तो ठीक है कोई काम का नहीं। फिर बोला कि देखिए जिन्स ए कामिल, कह रहा है कि स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल नाम का शब्द उल्लेख होता है, जो कि सर्वोत्तम फसलों के लिए, जैसे कि जो फसल पैसा दे, जो फसल कैश क्रॉप हो, जो फसल आप बोल सकते हैं कि कमर्शियल क्रॉप हो, जैसे कपास और गन्ना, इन फसलों को जिन्स ए कामिल बोला गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग हमेशा। यहाँ पे जिन्स आ कामिल परफेक्ट क्रॉप, है ना, सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल बोला गया है ना। इस चीज को तो ज्यादातर जो मुगल जो राजा थे वो किसानों को जिन्स ए कामिल, इन फसलों को बोने के लिए प्रोत्साहित करते कि इस तरह के फसल को बो, ये सब फसल बोलने से फायदा होगा, ये सब फसल उपजाने से फायदा होगा, है ना। तो कपास और गन्ना को इस फैसले में शामिल किया गया। कह रहा मध्य भारत और दक्षिण पठार के फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाए जाते थे, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इसे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए एक दूसरे से जुड़े थे। मतलब सब तरह का फसल हो रहा है ना भाई, आप देख सकते हो कि एक तो आपका नॉर्मल फसल जो खाने के लिए है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी उपजाया जा रहा है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गन्ना है, तिलहन है, तो ये सारे जिन्स से कामिल में आ रहे हैं, सर्वोत्तम फसलों में आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल अब क्या आएगा, जिन्स अ कामिल शब्द का उल्लेख किस चीज के लिए हुआ। अब तो लोग समझेंगे कि कोई पोस्ट है ना, मंत्री या कोई मुगल टाइम में किसी पोस्ट का नाम था, जैसे देखते हैं ना बरीद है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखते हैं, अरीज ममालिक है ना, बहुत सारे ऐसे पोस्ट का नाम देखते हैं। तो हो सकता है लोग समझें कि तो जिन्स ए कामिल लग रहा है कोई पोस्ट है, कोई ऑफिसर्स का नाम है, नहीं, तो ये हमारा
सर्वोत्तम फसल है। तो सवाल देखिए इस तरह से बना सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो सब सवाल गलत करेंगे वो सवाल आप गलत नहीं करेंगे, समझे बात को। जब आपका एग्जाम होगा ना, अगर सवाल एनसीईआरटी से बनाएगा ना, तब आपको दिखेगा कि नहीं हमने एनसीईआरटी पढ़ा तो हमें फायदा हुआ। फिर बता रहा है कि 17वीं शताब्दी में और भी नए नए फसल अलग अलग दुनिया से आए, मतलब कि विदेशों से भी बहुत सारे फसल आए। पता होना चाहिए कि जैसे कि आलू उलू जो है हमारा, ये सब पोर्टुगीज के द्वारा लाया गया, पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था। तो वही बताया जा रहा है कि पर मक्का जो है, मकई है ना, वो भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत के मुख्य फसलों में होने लगी, है ना। टमाटर, आलू, मिर्च, ये सब भी जो सब्जियां हैं वो सब बाहर विदेश से आए, हाँ। और अनानास, पपीता, सब मतलब ये सब भारत में पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी। अब हम लोग बात करेंगे ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटीज के बारे में। देखिए जो नहीं पढ़ना है उसको मैंने कटकुट कर दिया है। ये ग्रामीण समुदाय, गांव में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। गांव में खेतीहर किसान है, पंचायत है और गांव का मुखिया जिसको मुकद्दम बोला गया, है ना। मुकद्दम बोला, गांव के मुखिया को मुकद्दम बोला गया, मंडल बोला गया। मुकद्दम एंड मंडल, मुकद्दम एंड मंडल इन मुगल पीरियड क्या था? पहला रेवेन्यू कलेक्टर, सेकंड रहेगा हेड ऑफ विलेज, तीसरा रहेगा कुछ और भी दो तीन सब दे देगा, हो सकता है रेवेन्यू कलेक्टर हो गया, हेड ऑफ विलेज हो गया, है ना, एजेंट हो जाएगा। चौथा में आपका लार्ज फार्मर या लार्ज लैंड ओनर, जिसके पास ज्यादा किस खेती है। तो हमारा ये होगा विलेज हेडमैन, है ना, विलेज हेडमैन। अच्छा, हम लोगों ने जब पढ़ा, हम लोगों ने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना, तो वहां पे खूत, मुकद्दम, चौधरी, इन शब्दों का उल्लेख होगा। तो वहां पे खूत, मुकद्दम और चौधरी, ये शब्द का मतलब होता है वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो गांव में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए राजस्व की वसूली करते थे एज ए एजेंट की तरह से, फिर वो सुल्तान के पास पहुंचाते थे। तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। जब मुगल पीरियड लिख देगा तो आप बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए जाति वाति के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग को नीच समझा जा रहा है, कुछ लोग मतलब अछूत, तो वो तो चीजें प्रिवलेंट है, तो उसके बारे में हमें काम का नहीं है ना। देखिए ये सब मैंने जब क्रॉस कर दिया, पंचायत कैसे चल रहा है, पंचायत के लोग कैसे चुन रहे हैं किसी को, पंचायत कैसे चल रहा है, गांव के मुखिया क्या काम है, तो सबको बताया। जो आज होता वही चीजें, है ना। ये सब काट दिया मैंने, कोई काम का नहीं है ना। जो क्रॉस कर दिया मतलब समझिए वो सब मैंने पूरा चीजों को पढ़ा है ना, तो मुझे पता है कि ये सब बताने से कोई मतलब है नहीं, है ना। महिलाओं का क्या मतलब, कहने का मतलब किस तरह से चीजें थी, महिलाओं का क्या स्टेटस था मुगल टाइम में। तो देखिए अभी हम लोग जनरली, जाहिर सी बात है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन रहता, मतलब कहने का मतलब है कि आपका मेंस में अगर ये सब रहता चैप्टर, मेंस में अगर ये रहता पढ़ना, तो मैं इसको डिटेल से बताता, बहुत डिटेल से, कि मुगल टाइम में महिलाओं का क्या स्थिति था, उन सब बातों पे मैं चर्चा करता। लेकिन मेंस का टॉपिक नहीं है ना, तो डिटेल से जाने से कोई फायदा नहीं। हमें तो एमसीक्यू यहाँ से बनाना है ना भाई, हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड भी करेंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो चीज़ों को डिटेल से देखेंगे, क्लियर रहती है, कोई काम का नहीं है। और ऐसे बोरिंग हो जाएगा, आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि बसे हुए गाँव के परे, तो अब गांव है, उसके बाद जंगल के बारे में बता रहा है, जंगल के बारे में बता, जंगल के लोग को सभ्यता नहीं था, उसके लिए मतलब ये सब बता कि जंगल है जो बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा है, उसको मवास बोला गया, है ना। जो जंगल जो है उसको बोला अड्डा है, किसका अड्डा है? जो जहाँ पे गुंडे लोग रह रहे हैं, मवास बोला गया, ठीक है। रक्षा कवच है, जंगल में कोई लोग भाग गया तो ऐसा है। परगना क्या था? मुगल प्रांत में एक परमंडल को परगना बोलते थे, है ना। पेशकश, जो मुगलों द्वारा भेंट में लिया जाती थी, पेशकश, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, कोई मतलब नहीं। ये सब मैंने देखिए। अच्छा, ये पायक, ये क्या है? पायक के बारे में। अच्छा, पायक क्या था? अहोम, आपको असम में जो अहोम राजा था, है ना, वो अपने पास पायक रखते थे। पायक मतलब ऐसा मजदूर है जो कहने का मतलब उनको जमीन मिला, लेकिन जमीन के बदले वो क्या कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं इन राजाओं के पास, मतलब जबरदस्ती फोर्स लेबर कर रहे हैं, पायक, है ना। इस बात को समझिएगा, ठीक है।
जमींदार के पास अपना जमीन है, मलकियत है, ये सब चीजें हैं, कोई काम का नहीं है ना। जो जो मैंने क्रॉस कर दिया है मतलब आप खत्म है। हाँ, ये भू राजस्व प्रणाली हम लोग जरूर पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है। क्लियर। अच्छा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ सवाल भी आया था, अभी दरोगा वाला एग्जाम था, उसमें भू राजस्व प्रणाली। ओके, देखिए जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। जाहिर सी बात है, मुगल जितने भी मिडाइवल में हो या एंशिएंट में हो, जो रेवेन्यू था जमीन से जो आता था वही सबसे मेन था, इनकम का स्रोत है ना। बिजनेस तो कर नहीं रहा, फैक्ट्री तो नहीं 100 गो, ऐसा तो था नहीं चीजें। कह रहा है कि दीवान का काम था पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को देखना। सवाल यही आया था कि वित्त व्यवस्था को, वित्त जो चीजें हैं उसको देखने का काम कौन करता है। पूरा फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, या फाइनेंशियल चीजों को देखना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट को देखना, है ना। ये सब कुछ यहाँ लिखा है कि दीवान हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिजिकल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे यही काम था कि जो राजस्व अधिकारी हैं, है ना, वो उनके बीच में सही चीजें हों, है ना। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने के पहले मुगल राजा ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पाद के बारे में खास किस्मी सूचनाएं इकट्ठा की। मतलब जो टैक्स लगाया गया मुगल पीरियड में, एट द टाइम ऑफ अकबर, उस समय चीजों को नापा गया, जमीन का उत्पादकता को देखा कि यहाँ पे कितना उत्पादन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स को लगाया। समझ रहे बात को, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे होता है जमा। देखिए दो तरह से है, एक तो जमा है। जमा जो है वो निर्धारित रकम है कि इस जमीन पे इतना जमा देना है, ये जमीन है, इस पे इतना आपको जमा देना है, ये फिक्स्ड है ना, निर्धारित है। और हासिल कितना हुआ, और ये हासिल मतलब कि कितना आपको इस जमीन से मिला। जैसे था कि इससे आपको 10 केजी अनाज लेना है इस उपज पे, है ना। यहाँ पे मान लें 100 केजी अनाज उपजा रहा है, तो 10 केजी अनाज लेना था। लेकिन जब गया तो किसान ने बोला कि हाँ 80 केजी ही उपज हुआ है, हम 8 केजी देंगे। तो ये 8 केजी हुआ जो हासिल, और 10 केजी जो हो गया वो जमा हो गया। तो ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। अमील गुजार, रेवेन्यू कलेक्टर, जो राजस्व की वसूली करते थे उसको हम लोग उसका नाम क्या है, अमील गुजार। अमील गुजार रेवेन्यू कलेक्टर को बोलते हैं, अमील गुजार रेवेन्यू कलेक्टर को बोलते हैं। दीवान अलग है ना, समझे बात को, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, कह रहा है कि अकबर ने यह आदेश दिया कि जहां अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। बोला पैसा लो, अगर कोई खेती कर रहा है तो उससे पैसा नगद लो। नगद ये नगद वो अलग, नगद मतलब कि पैसा एज ए कैश के रूप में लो। और हो सकता है जिनके पास कैश नहीं हो तो अगर अनाज देता है तो अनाज में भी आप लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हर प्रांत में जो जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में कैसी जमीनों के सभी आंकड़े संकलित किए। उसके बाद बादशाहों ने जमीन की नपाई, मतलब वही सब है। 1665 में औरंगजेब ने अपने स्पष्ट निर्देश कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग आगे भी देख लेंगे, कोई काम का नहीं। अब देखिए यहाँ जो मैंने ग्रीन किया है वो सब सवाल एग्जाम में आया है ना, आपके बहुत सारे दरोगा एग्जाम में, बीपीएससी में, बहुत सारे एग्जाम में आया, आप समझिएगा। अच्छा, अमीन तो सबको पता है, अमीन क्या है ना। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। देखिए बात को समझिएगा आज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अमीन एक ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है इंपेरियल रेगुलेशंस, जो प्रांतों में जो भी राजा के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं वो हो रहे नहीं, अमीन का काम है। आज अमीन जमीन नापता है, वो अमीन नहीं है, ये अमीन है कि रूल एंड रेगुलेशंस जो है प्रोविंशियल एरिया में, जो मतलब प्रांत है, सूबे हैं, वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको काम था, है ना। देखिए जो आईने अकबरी में 4 तरह के जमीन का बात किया गया, आपको याद रखना है। पोलाज है, पोलाज जमीन है जिसपे हर साल फसल उपजाया जाएगा, मतलब अच्छा है जमीन, है ना, बंजर नहीं है, उसको कभी खाली नहीं छोड़ सकते हैं।
एवरी टाइम उस पर हर साल फसल रोपना ही रोपना है। दूसरी तरह की जमीन है परौती, कुछ समय के लिए इसको परित छोड़ना, मतलब कहने का मतलब कि कुछ समय के लिए इसमें फसल नहीं, एक आध साल तक फसल नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर से तब तक उसका फर्टिलिटी आ जाए। एक जमीन है छच्छर, है ना, छच्छर या छच्छर, एक जमीन है छच्छर, वो जमीन का है कि 3 से 4 वर्षों तक खाली रहता था। और फिर लास्ट जमीन है बंजर, जिसमें कभी खेती नहीं हुआ। तो 4 तरह की जमीन है ना, जो अकबर के टाइम में प्रेवलेंट था। तो ये एग्जाम में पूछा है भाई, इसको बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कल पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में थी, अच्छी, मध्यम और खराब। वो हर किस्म की जमीन थी, चलो कोई काम करने, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, मनसबदारी व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमने क्लास 7 में पढ़ाया था मनसबदारी सिस्टम के बारे में। अब यहाँ भी समझेंगे। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जब से उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था, समय से उनका तबादला। ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र है, मिलिट्री ऑफिशियल सिस्टम। ये मनसबदार का काम है, सब कुछ क्या काम है, मनसबदारी में, मनसब जिसको मनसबदार बना दिया उसको वेतन भी मिलेगा एज ए नगद, या उसको कोई जमीन का टुकड़ा मिलेगा। वो जमीन के टुकड़े जो उपज होगा वो अपने पास रखेगा, कुछ राजा को भेजेगा, और इस पैसे से वो अपने साथ आर्मी मेंटेन करेगा, ठीक है, और भी चीजें मेंटेन करेगा। जब भी राजा को जरूरत पड़ेगा तो ये आर्मी को भेजेगा, किसके पास, राजा के पास, एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के टाइम में। तो ये सिस्टम था। और इनका ट्रांसफर भी होता है। मनसबदार ऐसा नहीं कि एक जमीन आपको मिल गया तो हमेशा के लिए हो गए, नहीं, आपको यहाँ से ट्रांसफर करके अलग जमीन दे दिया जाएगा, यहाँ से अलग जमीन दे दिया जाएगा। तो ये सिस्टम था, कंप्लीट है। हम लोगों ने आगे पढ़ा भी है यार, कोई मतलब नहीं है। देखिए आइन, जो नगद या जिन्स, अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। जैसे एक ऑर्डर दिया गया है जिसके बारे में कह रहा है ना, फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। पहला, कनकुत, हिंदी जुबान में कन का मतलब है अनाज और कुत। कनकुत मतलब हुआ कि अनाज का हिस्सा ले, अंदाजा लगा के, है ना, कि इतना आपका उपज हुआ है, इतना हिस्सा हमको दे दीजिए, मतलब राज्य को दे दीजिए। तो एक अंदाजा लगा के, ओके, वो बांटता था कि एक अच्छा, ये अच्छा है, मध्यम है, बदतर है, चलिए कोई काम करें। दूसरी थी बटाई, जिसे भौली भी कहते हैं। बटाई भी एक तरह का वसूलने का तरीका था, बटाई, है ना, बटाई, जिसको क्या बोल देते हैं, भावोली बोल देते हैं। एक तो कनकुत हो गया, अपने तरीके से अनाज को 3 हिस्सा लगा दिया, है ना, ओके। एक बटाई और भावोली हो गया, जिसमें क्या था, फसल काट कर जमा करते थे, फिर सभी पक्षों को मौजूदगी व राजामंदी में बंटवारा करते थे। वही बात हो, है ना, पहले फसल काट के फिर बांट दिए, है ना। वर्ण, ठीक है। तीसरा था खेत बटाई, खेती बटा दे, खेत का पहले मतलब बीज बो दिया, उसके बाद बोले इतना से इतना हिस्सा है जो राज्य का हो गया, इतने से इतना हिस्सा आपका हो गया। और चौथा था लांग बटाई, फसल काट लिया, फिर अनाज का ढेर बना लिया, एक ढेर आपका, एक ढेर मेरा, है ना। ये आपका 4 तरह के आपके मतलब जमीन रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जो आपको मतलब आप समझ सकते हैं कि कलेक्ट करने का एक सिस्टम है जो आपको देखने को मिलता है आईने अकबरी में, है ना। इस बात को आप लोग समझिए। 1665 में अपने राजस्व अधिकारियों को औरंगजेब द्वारा दिए गए हुक्म का एक, वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दे कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें, उनका बारीकी से जांच करें, सरकार के वित्तीय हिस्सों में किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें। चांदी का बहाव, चांदी का बहाव का मतलब हुआ मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा। जाहिर सी बात है, ये साम्राज्य थे मिंग, सफावी डायनेस्टी ईरान में, और ऑटोमन तुर्की, है ना, मिंग चाइना में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और बहुल विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत अलग अलग देशों में यहाँ पे चांदी है,
वो सब वहां से आता था, यहाँ से सब वस्तुएं खरीद के जाते थे और सारा चांदी वांदी पूरे देश का ना, पूरे वर्ल्ड का इंडिया में ही आ जा रहा था। तो इसके बारे में बताया है ना, क्या कह रहा, यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपये की उपलब्धि, अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली का एक ट्रेवलर है, उसका नाम है जोवानी करेरी, ने लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरा, ने इस बात को बड़ा सचित्र चित्रण पेश किया कि किसी तरह का चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं शताब्दी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा। चांदी का जो आप कह सकते हैं कि जो मेन डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन वो भारत है, ऐसा कथन है जोवानी करेरी का, है ना। जोवानी करेरी जो कि एक इटली के ट्रेवलर है ना। ये सिक्के हैं जो कोई काम का नहीं है ना। ओके, आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में कह रहा है। अब देखिए हम किताब में क्या था समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे कि किताब के बारे में क्या है ना, किताब में क्या था पढ़ लें, किताब के बारे में क्या है। देखिए अबुल फजल की आईने अकबरी। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण की एक बहुत बड़ी विशेष ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया। अकबर के शासन में 42वें वर्ष अकबर जब गद्दी पे बैठा था, कब बैठा था गद्दी पे? 1556 में। 42 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 1598। 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया। आयन इतिहास लिखने की एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। अकबरनामा मेन क्या बोलते हैं इसको? अकबरनामा, रिटन बाय अबुल फजल। फर्स्ट वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 आपका अकबर के पूर्वज है ना, डिसेंडेंट के बारे में, अकबर के पूर्वज, दादा, नानी, पोता पोती, मतलब पूर्वज के बारे में, सॉरी पूर्वज के बारे में है ना। और सेकंड में है अकबर के इवेंट, अकबर के समय जो युद्ध हुआ है ना, सब सारे युद्ध है ना, जितने भी युद्ध हुए, जितने भी अलग अलग चीजें हैं ना अकबर के टाइम में, वो। और थर्ड जो है अकबर का पूरा पॉलिसी है, अकबर का पूरा, इसको आईने अकबरी बोला गया, इसको हम लोगों ने बोला आईने अकबरी। और इसमें अकबर की पॉलिसी है, अकबर का रेवेन्यू है ना, एवरीथिंग जो मेन जो अकबर के द्वारा जो अकबर को अच्छा दिखाता है, ये सब हमारा 3 में है। पहला 2 जो है उसमें ऐतिहासिक दास्तान है, मतलब वही हिस्ट्री है। और तीसरा जो है आईने अकबरी को शाही नियम कानून, मतलब सब पूरा नियम कानून है, साम्राज्य का राज सूरत है, जो सब कुछ पूरा आईना है। आईन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, सब कुछ इसमें क्या है, कैसा दरबार लगता था, कैसा प्रशासन था, कैसा सेना का संगठन था, राजस्व कैसे होता था, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भूगोल, ज्योग्राफी, दुनियादारी, सब कहाँ है? 3 में है ना। ये 2 आप याद रखिए, 3 में सब बचा कुछ आ जाएगा है ना। 2 में क्या घटना, युद्ध है ना, पहला में क्या पूर्वज, तो तीसरा में जो बचा कुचा सब कुछ आ जाएगा। इसमें क्लियर है? प्रांत, सूबा, विभाग, सब कुछ आपका 3 में आ जाएगा। ओके, समझेंगे बात को। ओके, देखिएगा जो आईने अकबरी है वॉल्यूम 3 है ना, वॉल्यूम 3 भी 4-5 चैप्टर में है। पहला जो 3 चैप्टर है उसमें प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपाह, आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, विद्वान, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां मिलती, कोई नहीं। तीसरा जो है मुल्क आबादी, वह भाग जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलू और राजस्व के दरों के आंकड़ों का विस्तृत जानकारी देने में 12 प्रांतों का बयान देता। तो देखिए पूछता है कि आईने अकबरी के टाइम में कितना प्रांत था, कितना सूबा था, तो 12 सूबा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। तो 12 सूबा क्लियर हो गया। देखिए तो आईने अकबरी 5 वॉल्यूम है ना जी, 1, 2, 3, 4 और 1 5। पहला में क्या, पहला को बोला मंजिल आबादी है ना। देखिए 5 बुक जिसको दफ्तर बोलते हैं,
है ना, चैप्टर को दफ्तर बोला गया है, ध्यान रखिएगा, भाग को दफ्तर बोलते हैं, भाग को केवल दफ्तर, तो 5 दफ्तर में है। तो कह रहा है कि फर्स्ट 3 बुक्स डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन, द फर्स्ट बुक कॉल्ड मंजिल आबादी। अच्छा, मंजिल आबादी, तो मंजिल में तो क्या हुआ, बड़ा बड़ा मीनार है ना, ऊंचाई है ना, ऊंचाई, तो महलों में कौन रहेगा, राजा। तो राजा के परिवार के बारे में, राजा के घर, शाही घर परिवार मतलब कैसे रह रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि उनके खानदान के बारे में, कौन उसका बेटा कौन उसका, ये नहीं, कैसे राजा रानी कैसे रहते हैं, उनके घरों में क्या बनता है, क्या चीजें हैं, वो है ना। तो मंजिल आबादी, तो मंजिल में तो जो घर में बड़े बड़े घर में रहते, तो इसे याद हो जाएगा ना। सेकंड को बोला गया सिपाह, अब सिपाह मतलब लिख ही दिया, तो सिपाही है ना, आर्मी है जो कैसे रह रहा है, आर्मी का जो कैसे है ना, आर्मी है, नागरिक है, प्रशासन है, नौकर कैसे रह रहे हैं, है ना, शाही अफसर जो हैं, मनसबदार हैं, विद्वान हैं, सबके बारे में, जो बचा कुचा है, जो कुल मिला के जो राज दरबार में रहते हैं, है ना। तीसरा जो है उसको बोले मुल्क, मुल्क आ गया तो अब जाहिर सी बात है, मुल्क है तो मतलब गांव है, मतलब शहर, मुल्क गांव शहर जो भी हो गया, जनता। तो मुल्क में है प्रांत के बारे में, प्रांत के बारे में तो है ही, प्रांत का क्या होगा, अब प्रांत ले लिए हैं, 12 प्रांत था, प्रांत के बारे में क्या है, 12 प्रांत है, राजस्व है ना, कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, ओके, परगना, भौगोलिक, स्थलाकृति, सब कुछ है ना, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो ये 3 स्टार्टिंग में जो हमें महत्वपूर्ण था, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए अब ये चौथा और पांचवा में क्या क्या था इसमें नहीं दिया गया, मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं, क्यों कोई काम का नहीं है। देखिएगा, इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तहसील से ली गई, जिसे सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक, ठीक है, इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों से कुल मापी जमीन है, सब कुछ है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आईने हमें सूबों के नीचे की इकाइयां सरकार के बारे में बताती है। ये सूचनाएं तलिकावाद है, जहां हर तलिका 8 खाने में है, परगना में कितना किला है, जमीन कितना है ना, नगदी कितना है, सूर्य गुलदान में दिया गया राजस्व कितना है, जमींदार सतमाठ में, तो ये सब पूरा ऐसे टेबल बना के दिया गया, उसके बारे में है। मुल्क आबादी उत्तर भारतीय कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक है। 5वीं किताबें जो है भारत के लोगों के मजहबी साहित्यिक, चौथी चाहते हैं बता दी, बात अच्छी बात है। तो चौथा और 5वां किताब में क्या है, जो भारत के जो लोग हैं उनके क्या धर्म है, उनके द्वारा बुक है, उनके कस्टम्स हैं, उन सब के बारे में है ना। इनमें आखिर में अकबर के शुभ वचनों का भी एक संग्रह है। तो देखिए चौथा 5वां में क्या है, कल्चरल मतलब साहित्यिक हो गया है ना, उनके कस्टम, उनके रीति रिवाज हो गए, उनके धर्म हो गए, उनके समय जो, प्लस में राजा अकबर के द्वारा जो कुछ मतलब कहने का मतलब जो बोला गया, उसको शुभ वचन बोला गया, शुभ वचन, ये सब है कि है ना, जो भी चीजें आप कह सकते हैं कि बोला गया है ना, तो ये सब चीजें है ना, कहावतें। तो ये आपको 5 आपको मैंने बता दिया, काम का हो गया, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है ना। आयन का अनुवाद, देखिए कह रहा है कि आयन तो ठीक है, ऑफिशियली रूप से अकबर के बारे में है, शासन के बारे में है। अब इसका देखिए जाहिर सी बात है कि इसका अनुवाद पे सवाल आता है, ठीक है। आयन की अहमियत की वजह से विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथेका श्रृंखला में से छापा। तो पहले खंड का अनुवाद किया हेनरी ब्लॉकमैन, वॉल्यूम 1 का अनुवाद किसने किया, हेनरी ब्लॉकमैन। अब बात को समझिएगा, आईने अकबरी जो है वो पर्शियन भाषा में लिखा है ना, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है ना, ओके। आईने अकबरी किस में लिखा गया है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। सवाल पूछता है अकबरनामा पर्शियन तो फारसी भाषा में लिखा गया है, जबकि बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया, इस बात को समझिएगा है ना। बाकी 2 खंडों का अनुभव वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, इसका अनुवाद किसने किया, मतलब किसका अनुवाद किसने किया इंग्लिश में, H.S. जैरेट, H.S. जैरेट है ना। तो ये सब बहुत कुछ आपको याद रखिएगा। आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद है ना, आईने अकबरी मतलब वॉल्यूम 3 किसने किया,
अब बोलेगा ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं तो कहीं पढ़े नहीं, तो अब एनसीईआरटी में है ना, तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया। देखिए अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया, चीज भी होगा। हाँ, ये सब चीजें हैं जो आपको डेट पहले से याद है यार। ये सब ने जहांगीर का शासनकाल, अकबर का, नादिर शाह का आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये सब आपको याद है ना, सबको याद है, याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जनरली है शासक के बारे में, और इसमें जनरली हम लोग आईने अकबरी को ही कवर करने वाले हैं डिटेल से, और बहुत सारी चीजें इसमें भी पढ़ेंगे, और इसमें बहुत कुछ इग्नोर करने वाले भी चीजें हैं, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इस चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, शासक और इतिवृत्त। राजा मुगल साम्राज्य के शासक हुए, और उनके टाइम में जो भी क्रॉनिकल्स लिखे गए उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिएगा। तो ये तो ठीक है, इसको तो ये तो प्रीफेस है पहला। मुगल नाम का मंगोलों से व्युत्पन्न हुआ। मुगल जो है ये शब्द है जो मंगोलों से लिया गया, मतलब मंगोल से ही डिराइव्ड है ये शब्द मुगल, है ना। जाहिर सी बात है कि लेकिन राजवंश के शासकों ने, है ना, राजवंश के शासकों ने अपने आप को मुगल से नहीं जोड़ा, है ना। उन्होंने अपनी को तैमूरी कहा, क्योंकि पिता की तरफ से तुर्की शासक तैमूर के राजवंश थे, है ना। तैमूर जो आक्रमण किया था भारत के ऊपर। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसे मंगोलों का उपहास करते हुए बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। उसने मंगोलों को सही नहीं, क्योंकि मंगोल जो थे वो बर्बर थे। मंगोल जहां भी जाते थे अटैक करते थे, तहस नहस बर्बाद, लूट पाट, मार धाड़, मतलब पूरा। तो एक तरह से मुगलों का जो छवि था, सॉरी मंगोलों का छवि था, वो बहुत कुख्यात था। तो मुगल जो है वंशज थे, तो मतलब माता फ्रॉम अदर साइड उनके वंशज थे, लेकिन अपने आप को वो उससे नहीं कहते थे कि नहीं हम तैमूर के वंशज है, क्योंकि तैमूर जो है जिसने भारत को जीता था, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप को तैमूर से जोड़ते थे और अपने आप को प्राइड फील करते थे, बट मदर साइड से वो चंगेज खां से कभी नहीं जोड़ते थे, है ना। इस बात को समझिएगा। कह रहा है कि मुगल शब्द का प्रयोग है, ठीक है। यहां तक कि रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक में युवा नायक मोगली का नाम भी इससे ही व्युत्पन्न हुआ। जो मोगली थे, मोगली जंगल बुक जो, उसमें मोगली का नाम भी मुगल इसी से लिया गया है, इस बात को समझेंगे, है ना। मुगल व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत विविध क्षेत्रीय राज्यों का मिलकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य के संरक्षक जब बाबर ने उसके मध्य एशियाई, है ना, संस्थापक स्वदेश फरगना से उज्बेकों ने भगा दिया था। बात को समझेगी कि बाबर कहाँ पे, फरगना में बना था शासक, लेकिन वहां पे जो उज्बेक है ना, ये भी मंगोल का ही एक कबीला था जिसने भगा दिया था फरगना से। फिर बाबर काबुल में रहा, फिर अपने आप की स्टैब्लिश्ड किया, और 1526 में फिर वह लोदी से युद्ध लड़के भारत में मुगल वंश का नींव रखा, है ना। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बीच में फिर वो शेषा सूरी आ जाए, है ना। उनका टाइम आप देख सकते हैं, अफगान लीडर शेषा सूरी आया जिसने भगा दिया हुमायूं को। फिर हुमायूं गया सफाविद रूरल ईरान के सफाविद वंश, है ना। उसने जब यहाँ से हुमायूं हार के भागा था, है ना, तो सफाविद शासक है ईरान के, वहां पे रहा था। 1555 में हुमायूं फिर से आया और सूरों को हराया, और एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर अकबर 1556-1605 तक रहा, है ना, और साम्राज्य को बहुत मजबूत भी किया। अकबर हिंदू कुश पर्वत से लेके साम्राज्य को फैलाया हिंदू कुश पर्वत तक। उसने ईरान के सफाविदों और तुरान के उज्बेकों के विस्तारवादी दिनों पर लगाम लगाया, है ना। जो सफाविद डायनेस्टी ईरान का था वो भी इधर बढ़ रहा था, तो उसको भी रोका। और उज्बेक कबीला है, उस उज्बेक जो मंगोल थे उसको भी इसने रोका, है ना, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना, इसके बारे में हम लोग चीजों को समझेंगे। जो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो सबको पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाना, और फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाना, क्योंकि उस तरह से कोई भी शासक नहीं आया जो सही चीजों को चला पाए, ठीक है।
इतिवृत्तों की रचना, जो क्रॉनिकल्स लिखे गए उसके बारे में कह रहा है। देखिए क्रॉनिकल्स के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, जो क्रॉनिकल्स लिखे गए जनरली, है ना, जो भी शासक के बारे में लिखा, शासक के परिवार के बारे में, उसके दरबार के बारे में, युद्ध के बारे में, है ना। तो देखिए आप शाहजहांनामा है, आलमगीरनामा है ना। तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। तुर्की से फारसी के, तो ये ठीक है, तो नाम है, ये तो सबको पता है यार, तुर्की से फारकिस। तो थे तो तुर्क, ये थे तो तुर्की। आप देख रहे हैं बाबर तुर्की है, तुर्क से आए थे, तुर्की हैं। तो फारसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करने लगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाएं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ साथ फारसी दरबार और साहित्य रचनाओं की भाषा के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। मुगल चगताई तुर्क थे। कैसे थे? चगताई तुर्क। ये सवाल पूछ देगा कि मुगल कैसा तुर्क थे, तो चगताई तुर्क। ये मतलब वंशज है ना, एक तरह का बोल सकते हैं कि ओरिजिन है चगताई तुर्क, है ना। मुगल कैसा है? चगताई, है ना, चगताई, है ना, सॉरी चगताई तुर्क, है ना। तो मुगल चगताई मूल के थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और तुर्की उनकी मातृभाषा थी। फिर भी जो मुगल साम्राज्य का जो आप बोल सकते हैं ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फारसी, पर्शियन। इसलिए जो अकबरनामा है वो पर्शियन में लिखा गया। हालांकि अब देखिएगा अकबर ने सोच समझ के फारसी दरबार का मुख्य भाषा बनाया, है ना। अब देखिए बाबर स्टार्टिंग में बाबर ने अपना जो बाबरनामा लिखा था, खुद से लिखा था ना, तो उसको उसने तुर्क लैंग्वेज में लिखा था। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुगल दरबार के पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया हो। कहा जा रहा है कि जो ईरानी जो आए हैं ना, जो मध्य एशिया के जो भी लोग आए, तो हो सकता है उसने बोला होगा कि आप इस भाषा का इस्तेमाल करिए, सही है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी भाषा पर अच्छी पर, जो भी फारसी भाषा बोलता था उसको अच्छा माना जाता था एट द टाइम ऑफ, मतलब बोल सकते हैं उसके दरबार में, है ना। कुछ और आगे यह भी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई। तो ठीक है, ये जाहिर सी बात है, हमें इसमें बताया जा रहा है कि जो पर्शियन लैंग्वेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम बात को समझेंगे। फिर बताया धीरे धीरे जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें जो लोकल जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो एंट्री कर गया। जैसे हिंदवी के जो लैंग्वेज था ना, हिंदी जो था, ये भी चीजें। तो फारसी के हिंदी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू एक नया भाषा निकला। उर्दू देखिए, उर्दू अगर जो कहीं की बोलते देखते होंगे तो हिंदी से मिलता जुलता है, पर्शियन से मिलता जुलता है। तो ये दोनों का मिश्रण था। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अकबरनामा फारसी में लिखा गया, जबकि अन्य जैसे बाबर की आप बात करेंगे तो वो तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया। मुगल बादशाह ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी अनुवाद किया। इसलिए जो महाभारत का अनुवाद उसको रजमनामा बोलते हैं, है ना। रजमनामा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ व्हिच बुक। तो ऑप्शन में रहेगा रामायण। तो ज्यादातर लोग जो नहीं पढ़े होंगे बोलेंगे अच्छा रजमनामा है, तो हो सकता है रामायण का ही फारसी अनुवाद होगा। तो सेकंड होगा महाभारत, तो महाभारत होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुगल भारत में सभी पुस्तकें जो हैं जो हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से इसके लिए मतलब जो लिखने के लिए जो है एक शाही किताब खाना था, है ना। ये सब चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब कैलीग्राफर हैं, पेपर बनाने वाले हैं अलग अलग। तो इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है। और है आगे चलते हैं। देखिएगा अकबर जो एक तरह का जो हैंड राइटिंग है, तो लिखने की जो स्टाइल है, तो अकबर के लिए जो सबसे अकबर को जो लिखने का जो शैली था, जो अकबर जिसको मानता था अच्छा है, तो वो नस्तलीक है। नस्तलीक जो है अकबर की पसंदीदा शैली थी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये एकदम मतलब इस तरह से लिखना, कोई भी चीज लिखना है तो लास्ट में एकदम लंबा खींच देना, है ना, एकदम। तो ये नस्तलीक लिखने के स्टाइल है ना। इस बात को समझेंगे, जो कि अकबर को अच्छा लगता था। ये राइटिंग है ना, कैलीग्राफर जैसे आप देखते हैं फॉन्ट, अब मानिए फॉन्ट चल के इंग्लिश आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट होता है, मोनोटाइप, कर्सिवा हो गया, कर्सिव तरह के फॉन्ट आते हैं, बहुत सारे टाइम्स न्यू रोमन है। तो जो फॉन्ट है, फॉन्ट का जो स्टाइल है, तो उस तरह से आप समझिए कि लिखने का हाथ से ही था, लेकिन नस्तलीक था जो अकबर की पसंदीदा शैली थी।
यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसमें लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा, लंबा लंबा, इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक से सरकंडे से लिखते थे, इसको कलम कहा जाता था। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नस्तलीक में लिखा गया, देखिए कितना डिजाइन से लिखा गया है। और ये लिखा गया है एक अकबर के कोर्ट में रहने वाला है, उसका नाम है मोहम्मद हुसैन, कश्मीर के थे। तो मोहम्मद हुसैन को, अभी मैंने ये क्यों बताया, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, मोहम्मद हुसैन जो थे कश्मीर को, इसको उपाधि दिया अकबर ने जरी कलम का, है ना। किसका उपाधि दिया, जरी कलम का। जरी कलम मतलब, जरी मतलब सोना, गोल्डन, जरी कलम का, है ना, गोल्डन पेन। तो अब एग्जाम में आएगा सवाल, है ना, कि जरी कलम टाइटल किसको दिया गया। तो जरी कलम की उपाधि जो जनरली मोहम्मद हुसैन को दिया गया, जो बहुत अच्छा लिखते थे, है ना। रंगीन चित्र जैसे कि बताया गया, जितने भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए, जो मतलब क्रॉनिकल्स जो लिखे गए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, फोटो वोटो बनाया गया। जहांगीर के टाइम में बहुत और ज्यादा बनाया गया। जैसे रंजमनामा देखिए, वहां पे बहुत सारे पेंटिंग किए गए हैं, है ना, दिखाया गया दृश्य को, महाभारत दृश्य को, तो उस तरह से तो इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए ओके। और यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो मुगल के समय जो इंडिया में जो बहुत सारे कुछ ऐसे पेंटर्स जो आए, देखिए मुगल पेंटिंग सवाल बीपीएससी में तो फिक्स है, आता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मीर सैयद और अबू समद, ये दो हैं जो आप समझिएगा बात को, हुमायूं के साथ आया था, ठीक है। हुमायूं के टाइम में दो पेंटर हैं, उनका नाम है मीर सैयद और अब्बू समद। मीर सैयद और अब्बू समद दो पेंटर हैं जो हुमायूं के साथ आए थे। ये हुमायूं के दरबार में रहने वाले चित्रकार हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। हाँ देखिए, अब्बुल फजल क्या बोला है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका, जो कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है खुदा की रचना को यह जीवन नहीं दे सकता। ठीक है, इस बात को आज अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में समझेंगे, है ना। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात है अकबरनामा और बादशाहनामा। प्रत्येक पांडुलिपि को औसतन 150 अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, सब कुछ मतलब पेंट से दिखाया, मतलब पूरा चित्र से दिखाया गया है अकबरनामा में। ठीक है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल पालन पोषण मुगल राजधानी में हुआ था, आगरा में हुआ था। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन व सूफीवाद में पर्याप्त निष्पास था। इससे भी अधिक वह प्रभावशाली, विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसे लगातार दक्कनियानसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अब्बुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में लाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। देखिए अकबर का जो फिलॉसफी था, अकबर का जो था कि जो रूढ़िवादी जो उलेमा है, जो चाहते हैं कि शरीयत कानून चले, है ना, हदीस ये सब चीजें चले, कुरान के तरीके से चले, तो उससे अकबर थोड़ा सा अलग था, उस चीजों को नहीं मानता था। उसको था कि नहीं, जो भी चीजें हैं धार्मिक रूढ़िवादी चीजें नहीं होगा, सब धर्म को बराबर मिलेगा, सुलह कुलह चीजों को इसने देखा, तो इसलिए और इस चीज में सपोर्ट करता था उसको अबुल फजल। इसलिए अबुल फजल इतिहासकार भी था। अबुल फजल ने बहुत कुछ चीजों को अच्छे से बताया, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि 1589 से शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा को 13 वर्षों में पूरा किया। 13 वर्षों तक कार्य किया और कई बार इसका ड्राफ्ट बना के सुधार भी किया, है ना। 13 वर्षों में लिखाया है। वास्तविक शासकीय दस्तावेज तो मतलब ये ठीक है। अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया। पहला में आदम से लेके अकबर के जीवन का कालचक्र है, 30 वर्ष तक का मानव जाति का इतिहास है। दूसरा में आपका वही है जो 46वें शासन वर्ष पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहापराप्ति वीर सिंह बुनियाद और उसकी हत्या हुई। अब इस बात को समझेंगे कि 3 तो मैंने बता दिया है कि तीनों वॉल्यूम में क्या था, 5 और 3rd वॉल्यूम जो आईने अकबरी है उसका 5 पार्ट में क्या क्या था, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। जनरली वही चीज है ना। ये बता रहा है कि 2nd वॉल्यूम जो है वो
1601 तक के टाइम पीरियड के बारे में वर्णन है, और वॉल्यूम 3 में तो आपको पता ही है। फिर बता रहा है कि अब्बुल फजल का हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा किया गया, जो सलीम है ना, राजकुमार सलीम है ना, राजकुमार सलीम का साथी था। तो वीर सिंह बुंदेला द्वारा अब्बुल फजल का हत्या किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने की पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समयों को बदलाव के साथ, मतलब ये सब चीज बताया गया। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदू जैन अलग अलग संस्कृति के रूप में प्रयुक्त किया गया, सबको पता है। अच्छा, ये तो ठीक है। अबुल फजल का एक शिष्य है ना, अबुल फजल का एक चेला है, उस चेला का नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाह नामा शाहजहां का जीवनी है ना, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा है। बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के आधार पर अपना इतिहास लिखवाने के लिए नियुक्त किया। किसको? अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है, इसके 3 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में 10-10 वर्षों का ब्यौरा है ना। कितना? 10-10 वर्षों का। तो लाहौरी ने बादशाह का शासन 1627 से लेकर 1647 के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों के बाद शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसके बाद इतिहासकार बारिश ने लिखा। अब बात को समझेंगे हम लोग, है ना। बादशाह नामा में 3 वॉल्यूम है। बादशाह नामा जो है वो शाहजहां का जीवनी है, शाहजहां का इतिहास है। बादशाह नामा रिटन है किसके द्वारा? अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। तो ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा, अलग अलग एग्जामों में। अब्दुल हामिद लाहौरी, है ना, अब्दुल हामिद लाहौरी ने इस बुक को लिखा, ठीक है। तो ये 10-10 साल के पे लिखा है। तो 1627 से लेके 1647 में 20 साल, मतलब 2 वॉल्यूम तो इसमें आ गया, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो चैप्टर 1 या चैप्टर 2 बोल सकते हैं ना, चैप्टर बोल सकते हैं ना, भाग बोल सकते हैं। तो ये 2 वॉल्यूम जो लिखा गया, ये अब्दुल हामिद लाहौरी AHL है ना। बट वॉल्यूम 3 लिखने टाइम में अब्दुल हामिद लाहौरी का सही से दिखता नहीं था, तो वो लिखा किसने? वारिस ने। देखिए बहुत ही माइनर आप बोल सकते हैं ना कि बहुत ही डिटेल है चीजें, और ये सब चीजें एग्जाम में पूछता है कि बादशाह नामा का तीसरा भाग किसने लिखा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वारिस ने लिखा था। देखिए, मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों का भेंट स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध का नवाब 1799 में जॉर्ज थर्ड, है ना, जो कि आपका ब्रिटेन के शासक थे, राजा थे, उसको बादशाह नामा का भेंट दिया। फिर वो जाके वहां के अंग्रेज के मत इंग्लैंड में, मतलब आर्काइव में रखा गया है, संग्रहों में। ओके, ठीक है। ये कोई और चीजें इसमें नहीं है काम का, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा आएगा अकबरनामा और बादशाहनामा, है ना। अकबरनामा और बादशाहनामा को पहली बार जो पब्लिश किया गया, पब्लिश मतलब मीन्स कि अभी किसके द्वारा? एस्थेटिक सोसाइटी जो है 19वीं सेंचुरी में पब्लिश किया गया। अकबरनामा जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हेनरी बेबरिज के द्वारा। ओके, और ठीक है। बादशाहनामा, एक सेकेंड, ओके, यहाँ अभी इस बात को समझिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का तो पता है क्या काम था, है ना। जो भी भारत के जो ग्रंथ है, जो भी चीजें हैं, उनको ट्रांसलेशन करना था, बहुत कुछ चीजें, है ना। जनरली अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में क्या कह रहा है कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेबरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप से आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा, मतलब कुछ ही पॉइंट्स को अनुवाद कर पाया, लेकिन पूर्ण। लेकिन जो अकबरनामा उसको किसने किया है? अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेबरिज ने। है ना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आदर्श राज्य,
आइडियल किंगडम, है ना। देखिए कह रहा है, दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए दिखाया कि जो राजा है वो सीधे ईश्वर के शक्ति से शक्ति मिली। जाहिर सी बात है, सब लोग बताया उसमें। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है, जो अपने शिविर के आराम करते हुए सूरज की एक किरण द्वारा गर्भवती हो गई। मतलब कह रहा है कि सूरज का एक किरण से एक रानी है मंगोल की, उसका नाम है अलान कुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई। तो वैसा बोला जा रहा है कि ये मतलब भगवान के द्वारा, है ना। मतलब कहने का मतलब कि जनरली जाहिर सी बात है कि किंग एंड क्वींस को दिखाया जा रहा है कि किंग्स एंड क्वीन जो है वो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है ना, शक्ति मिलती है, और उसके द्वारा जन्म लेने वाले संतान पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। कह रहा है कि जब ये जो रानी से जो बच्चा जन्मा तो कहीं ना कहीं ये भगवान के प्रकाश से जन्मा, और इसलिए इसके जो भी वंशज होंगे पूरा उसमें सब में कहीं नहीं पूरे जो प्रकाश है वो ट्रांसफर होते गया, है ना। कह रहा है ईश्वर फर ए आजादी से निस्तृत प्रकाश को ग्रहण करने वाले चीजों को पदानुक्रम मुगल राजतों को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। देखिए आपको पता है कि जो अबुल फजल है वो बहुत सारा भाषा का तो ज्ञान था ही, बट वो सूफी से बहुत प्रभावित था। तो सोहरावर्दी सिलसिला आप या सूफी बोल सकते हैं। सोहरावर्दी दर्शन के मूल प्लेटो की रिपब्लिक है, प्लेटो के द्वारा लिखा गया बुक रिपब्लिक है, उसको उससे ही कनेक्टेड है सोहरावर्दी, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया। सोहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया, इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फैजी और अबुल फजल को बताया और उसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए। अब बात तो समझेंगे, ये जो लाइट का कंसेप्ट है कि भगवान का लाइट होता है ना, ईश्वर की जो शक्ति मिलती है, वो कंसेप्ट ये सोहरावर्दी सिलसिला से लिया है ना। तो प्रसिद्ध ईरानी सूफी, उसका नाम क्या है, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, है ना। 1191 में इनका डेथ हो गया था। तो अब बात को समझिएगा, कौन सा नाम है, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इनके विचारों से प्रभावित होकर इसको बताया, और अकबरनामा में अबुल फजल ने दिखाया कि सब मतलब भगवान के संतान है, भगवान से कनेक्टेड, इस चीज को समझाया। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो ये ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सुलह एक कुल एकीकरण का एक स्रोत है ना। ठीक है, देखिएगा। अच्छा देखिए, ये जहांगीर का कहने का मतलब है, जहांगीर का मतलब ये देखिए कह रहा है कि पेंटिंग बाय अब्बुल हसन सो जहांगीर ड्रेस इन डिस्प्लेंडेंट क्लॉथ एंड ज्वेल्स होल्डिंग अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर अकबर। अकबर का चित्र लिए हुए जहांगीर का चित्र बनाया गया है। ये अब्बुल हसन बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। हम बात को ध्यान में रखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। सुलह मतलब एकीकरण होता है सुलह करना। मुगल इतिहास साम्राज्य को हिंदू, जैन और जो भी जेरूसलेम है सबको अनेक भिन्न भिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब मुगल साम्राज्य को दिखाता है कि सब धर्मों को यहाँ पे सब कुछ सही से चीजें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है किसी धर्म को इस तरह से सताया जा रहा है, इससे बताया जा रहा है ना। सभी तरह की शांति के रूप में बताया। सुलह कुल का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से शांति होना चाहिए। सारे धर्मों को, सारे जो विचारधारा रखने वाले जो आपके कहने का मतलब है कि सारे मतों की जो है ना धर्म या सारे मत है जो भी मतलब स्कूल ऑफ थॉट उसको बोलते हैं, सबको अभिव्यक्ति है कि स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सबको। तो सुलह कुल में यही चीज है कि संपूर्ण रूप से शांति हो, है ना, सब लोग शांति से रहें। पूर्ण शांति के आदर्श को प्रभु शासन के वसीला बताता है। सुलह कुल में सभी धर्म और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु एक कंडीशन था कि राज सत्ता को क्षति ना पहुंचाए, है ना, अथवा आपस में नहीं लड़े। जैसे कि हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 19 के तहत हमें अलग अलग तरह के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। 19 का 1A में, 19 का 1 के B में, 19 1 के C में, है ना। तो हमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं, बट हाँ लेकिन उसमें यह भी लिखा रहता है, उसमें आर्टिकल 19 का 2 में सीधे रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि हाँ आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, कोई बात नहीं है, बट ऐसा भी चीज आप नहीं बोलेंगे जिससे कि दंगा हो जाए, ऐसा चीज हो जाए, तो आपको उस पे राज मतलब रोकता भी है। हाँ आपको ऐसा भी है कि आप सभा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा भी सभा नहीं करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। तो वही यहाँ पे कहा कि सुलह कुल में सब धर्म को आजादी है बोलने का, लेकिन राज जो सत्ता है उसको क्षति ना पहुंचे, है ना, आपस में नहीं लड़ेंगे।
सुलह कुल आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया, मुगल के अधीन अभिजात सब था, है ना। मुगल में देखिए बहुत सारे नोबेल वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, जिसमें ईरानी है, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सब कुछ है ना, ठीक है। देखिए तो इसीलिए देखिए आप देखते हैं ना कि 1563 में अकबर ने 1563 में अकबर ने तीर्थकर हटाया और 64 में आपका जजिया कर हटाया, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सब है, मंदिर वंदिर बनवाया, सब कुछ किया है, सब चीजें, ठीक है। फिर बाद औरंगजेब फिर से दोबारा जजिया कर लगा दिया था, तो ये भी चीजें आप देखने को समझ में आएगा। अबुल फजल है, उसने बताया संप्रभुता के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किसने लिखा, है ना, ये भी आपको है ना। तो इसमें बताया गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, मैंने बताया है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। 3-4 बुक थे, है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, लॉ ऑफ स्पिरिट हो गया, है ना, स्पिरिट ऑफ लॉ हो गया, और भी ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है। 3-4 बुक है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक थे, उसको आपको याद रखना। तो मैंने पूछा, आपको कमेंट करना है। अबुल फजल ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया कि जो ये जो संप्रभुता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। संप्रभुता जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा। कह रहा है कि जो शाहजहां है, सॉरी, जो बादशाह है, वो 4 चीजों पे काम करता है। एक तो लाइफ, जन पे, जनता के लिए, प्रॉपर्टी पे, जो उसका प्रॉपर्टीज है, ऑनर के लिए, और फेथ पे, है ना। और जाहिर सी बात है, अब इस बात हम समझेंगे, देखिए क्या है ना, हिंदी में देख लेते हैं ना। ये तो सब इमेज झूठ मूठ का है, इसको हटा देंगे, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया ना, देखिएगा। कह रहा है अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है: जीवन, धन, सम्मान, विश्वास, और इसके बदले वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों की ईश्वर की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इसका अनुबंध का सम्मान कर पाते हैं, ना। न्यायपूर्ण संप्रभु हो, न्यायपूर्ण हो, है ना, न्यायपूर्ण हो, और दैवीय मार्गदर्शन के साथ, दैवीय मतलब भगवान की जो मार्गदर्शन है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चीज चलेगी। इसके बारे में जो एग्जाम में कोई काम का नहीं है, ठीक है। अबुल हसन का एक और बनाया गया है ना। इसमें देखिए कैसे जहांगीर जो है कैसे गरीबी को तीर मार के हटा रहा है, गरीबी को हटा रहा है ना, जस्टिस को दिखा रहा है। तो इसमें अबुल हसन ने दिखाया है। तो आपको पता है कि न्याय की जंजीर है, न्याय की जंजीर कौन बनाया था, न्याय की जंजीर किस समय में चला था, जाहिर सी बात है सबको पता है कि जहांगीर ने। तो ये बता रहा है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर के बारे में बताया है कि देखो जंजीर जो है स्वर्ग से उतर रहा है ना, न्याय की जंजीर है, इसको कोई भी घंटा बजाएगा तो उसको न्याय मिलेगा। कह रहा है कि राजरोहन के बाद मैंने जो पहला आदेश दिया हुआ है न्याय की जंजीर को लगाने का, ताकि न्याय के प्रशासन के संलग्न लोगों को ये देर हो जाए अथवा न्याय चाहने वाले लोगों को विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करे तो उत्पीड़न व्यक्ति जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके और इसके ध्यान आकर्षित हो सके। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था, 30 गज लंबा था और 60 घंटियां लगी थी। 30 गज लंबा, 60 घंटे लगा। जिसको भी राज्य ने परेशान किया, जिसको भी कोई ऑफिसर्स ने परेशान किया, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो इसको बजाएगा तो सबको लगेगा कि इसको न्याय की जरूरत पड़ेगी। तो न्याय का जंजीर जहांगीर ने लगवाया था। बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, इसको आगे चलते हैं। राजधानी नगर, राजधानी नगर के बारे में है। राजधानी कहाँ कहाँ हुआ है ना, देखिए देखिए मुगल की राजधानियां बहुत ट्रांसफर हुआ। बाबर ने पहले लोधी को हरा के आगरा पर अधिकार किया, आगरा को राजधानी बनाया। 4 वर्षों बाद अलग अलग जगह दरबार लगाया। 1560 में अकबर ने आगरा किले का निर्माण करवाया। इसके आसपास को खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया, है ना। जो आगरा किला है वो रेड सैंडस्टोन से बना। 1570 के बाद फतेहपुर सीकरी में नया राजधानी बनाया, है ना। फतेहपुर सीकरी में जब गुजरात जीता था तब। फिर सीकरी अजमेर को जाने वाले सीधे सड़क पे था। फतेहपुर सीकरी जो है अजमेर से जाने वाला सड़क पे था। और निजामुद्दीन जो आपका शेख मुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है उससे भी अकबर बहुत कनेक्टेड था, इसलिए वहां बनवाया था, है ना। अकबर ने सीकरी से जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का मकबरा बनाया। विशाल मेहराब, बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया। 1585 के उत्तर पश्चिम में, है ना, राजधानी लाहौर ट्रांसफर कर लिया।
जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया जो बहुत डिस्टर्बेंस एरिया था उसको कंट्रोल करने के लिए लाहौर भी राजधानी बनाया। तो ठीक है, 1585 में लाहौर राजधानी बनाया, 1560 में हम देख सकते हैं अकबर आगरा किला निर्माण कराना, 70 में फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाना। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा। 1570 में फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाया। 60 में स्थापना, 60 में आगरा में किला बनाया, 70 में फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाया, 1585 में राजधानी को किसी कहाँ लगाया, लाहौर, नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, है ना। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया और इमारत में अपना शौक पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। इस बात को हम लोग समझेंगे। 1648 में दरबार सेना और राष्ट्रीय खानदान आगरा से नए निर्मित कि शाहजहांबाद चले गए। 1648 देखिए, 1648 आप देखिए टाइम आ गया 1648 का, है ना। और देखिए राजधानी कहाँ आ गया, शाहजहांबाद, है ना। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहांबाद एक नई और शाही आबादी थी, यहाँ लाल किला ये सब चीज। तो 1648 में कहाँ राजधानी बना दिया, शाहजहांबाद, नया राजधानी, ठीक है। तो शाहजहांबाद में सब कुछ है, चांदनी चौक है, सब कुछ है, बाजार है, सब कुछ है। मुगल कोट, मुगल कोट मतलब मुगल दरबार के बारे में बताया जा रहा है। शासक पर केंद्रित दरबार, ठीक है। राजा का बैठने के लिए तख्त है ना, तख्त है, वो किस बात के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तख्त के बारे में बोला एक्सिस मुंडी, बोला जो तख्त है वो, अब ध्यान रखेंगे, या एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिसपे पूरी धरती टिकी हुई है। तख्त को बोला ना कि राजा जो है ना, ये मतलब राजा का जो जहाँ पे राजा बैठ रहे हैं तख्त है, उसको उसमें बोला पिलर, इसको बोला पिलर है। ये एक ऐसा मुंडी है जिसपे पूरा पृथ्वी टिका हुआ है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत में राजतंत्र का प्रतीक रहा छत्री शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाले माने जाते थे। जो आपके क्रॉनिकल्स हुए उसमें मुगल सवरांत बैररों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों में बड़े सुस्पष्टता सामने रखा। दरबार में किसी भी हैसियत इस बात पर निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने दूर और कितने पास बैठा है ना। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्वता को दर्शाती थी, ठीक है। तो ये बात, कहीं बैठने आने की अनुमति नहीं थी। आपको यहाँ पे स्थान मिला है, जितना दूर बैठे उतना आपको शासक उतना नहीं जानता, मतलब उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, जितना नजदीक बैठेगा उतना अच्छा रिलेशन है, ये बताया जा रहा है ना। देखिएगा, देखिए एक्सिस मुंडी एक शब्द का उल्लेख हुआ है। तो जहां पे राजा बैठ रहा है, तख्त है ना, तख्त, थ्रोन जिसको बोलते हैं, तो उसको बोला गया राज सिंहासन अथवा तख्त, जिसे संप्रभु मतलब सोवरेन के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया गया। अच्छा, संप्रभु बोलने से क्या होता है कि कोई स्टेट जिस पे किसी का लगाम ना हो, वो अपने फैसले मतलब बाहर के फैसले हो, आंतरिक फैसले हो, खुद ले सकता है, वो संप्रभु राज्य है ना, संप्रभु है। तो मुगल सम्राट संप्रभु है उस समय। अब संप्रभु का एक फिजिकल रूप में दिखाना, तो तख्त को, तख्त है ना, ये फिजिकल संप्रभु है, ये जो तख्त से बैठ गया वो संप्रभु है। तो तख्त को बोला कि एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाए, ऐसे पिलर के रूप में देखा जा रहा है जिसमें पूरी धरती टिकी हुई है, तो ये बताया जा रहा है ना। तो एक्सिस मुंडी शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक पिलर, एक पोल है जो पूरे अर्थ को सपोर्ट में लिया हुआ है ना। दरबार अकबरी, देखिए अबुल फजल ने दरबार के बारे में बताया है कि जब अकबर आते थे तो ढोल बज रहा है, अल्लाह का गुणगान हो रहा है, सभी बैरों को लोग को पता चला कि अकबर आ रहे हैं ना। महामहिम के पुत्र पौत्र जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते थे, कॉर्निश कर अपने स्थान पे खड़े रहते थे। कॉर्निश कर, कॉर्निश एक तरह का सलामी है ना, जिसमें बता रहा है, देखिए बात को समझिएगा, कॉर्निश करके। अभी ये सवाल एग्जाम में आ जाएगा ना, तो हो सकता है फंस जाए। देखिएगा, हर एक चीजों को ध्यान में रखेंगे। कॉर्निश कर है ना, कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका जिसे दरबारी दाएं हाथ की तलहत्ती को ललाट पे रखकर आगे की ओर ना ऐसे करके, है ना, उसको कॉर्निश कर बोला गया है ना। इस बात के प्रतीक था कि कॉर्निश करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता से शायद। तो एग्जाम में ये सब आ जाएगा, ध्यान रखिए। कॉर्निश मिलाने के लिए आएगा ना यार, देखिए कुछ नहीं आएगा, मिलाने के लिए आएगा कॉर्निश,
है ना, सुलह कुल आ जाएगा, ये सब मिलाने के लिए आ जाएगा। एक सवाल है, एक ही सवाल में 4-5 सवाल। तो कॉर्निस क्या था? आप एक तरह सैल्यूटेशन है जो आप दाएं हाथ से अपने मुंडी पे रख के ऐसे, मतलब दिमाग के पास रख के आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये कॉर्निस करो। हाँ, इस बात को समझें, ठीक है, ठीक है। देखिए और भी चीजें हैं, चहर तस्लीम, ये सब बीपीएससी में आ चुका। चहर तस्लीम, चार तस्लीम या चहर तस्लीम जो है क्या स्टार्ट किया गया था आपका शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इससे पहले क्या सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा आपने सुना होगा, बलबन के टाइम में चालू हुआ था ना सिजदा प्रथा। देखिए तो ये सब मतलब कैसे राजा को अभिवादन करने का तरीका है, व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी, है ना। आत्मा निवेदन का उच्चतम रूप है सिजदा या दंडवत लेता, पूरा एकदम सो के राजा को प्रणाम करना, है ना, राजा को सजदा करना, उसको सिजदा प्रथा बोलते थे, है ना, जो कि शाहजहां के टाइम में हटाया गया और उसके जगह पे चार तस्लीम या जमीन बोसी, जमीन को चूमना, राजा को देख के जमीन को चूमे, और चार तस्लीम ये प्रथा को अपनाया गया। चार तस्लीम था दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता, पहला दाएं हाथ को जमीन पर रखी, है ना, इससे तलहत्ती ऊपर की ओर होती थी, इसके बाद हाथ को धीरे हुए उठाते हुए व्यक्ति में, तो ऐसे आप रख के ऐसे उठा के आप ऐसे बात करना, तो ऐसे रख के ऐसे उठा के, तो ये चहर तस्लीम था, है ना। तो और इसे 4 बार किया, 4 बार, है ना, 4 बार ऐसे करके, है ना, जैसे बोलते हैं ऐसे आधा आधा। तो ध्यान में रखिएगा चहर तस्लीम प्रथा स्टार्ट किया गया था शाहजहां के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है, ठीक है। और जमीन बोस प्रथा, जमीन को चूमना, जमीन बोसी और चहर तस्लीम, ये दो रिचुअल्स हैं जो स्टार्ट किया गया बाई शाहजहां, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए बताया जा रहा है सब चीजें, ठीक है। कह रहा है कि सब प्रोटोकॉल था, सबको पालन करना पड़ता था। अगर कोई राजदूत आया विदेश से मुगल बादशाह में, तो जमीन झुक कर ये सब करके मतलब उसको करना पड़ता था। लेकिन जेम्स फर्स्ट, है ना, जो जेम्स फर्स्ट का जो एम्बेसडर था, कौन, थॉमस रो, जो अकबर टाइम में आया था। तो थॉमस रो जब आया था तो यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के, देखो अकबर टाइम में भी आया था, जहांगीर टाइम में भी, तो जहांगीर टाइम में जब थॉमस रो आया, है ना, तो जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। अब देखिए इंग्लैंड से आया, सॉरी थॉमस रो जहांगीर के टाइम में आया था, सॉरी, ठीक है, थॉमस रो जहांगीर के टाइम में आया था। अकबर के टाइम में जो आया था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अरे यार क्या था नाम, भूल गए, ठीक है मैं बता दूंगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। जो अकबर के टाइम में कोई जो अंग्रेज आया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहांगीर के टाइम में थॉमस रो और हॉकिंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं बता दूंगा कमेंट करके। ओके, तो थॉमस रो जब आया था ना, तो इसने ठीक है अभिवादन स्वीकार, अभिवादन किया, बट वो कुर्सी मांगी, हमको बैठने के लिए चेयर दो। लोग अचंभित होंगे, ये क्या राजा चेयर मांग रहा है ना, तो ये इस बात को समझेंगे, ठीक है। बादशाह अपने दिन की शुरुआत ये कैसे काम कर रहा है, क्या करता था, है ना, बादशाह कैसे कैसे काम करता था इसके बारे में बता रहा है ना। कह रहा है कि झरोखा दर्शन था, राजा था ना, राजा क्या करता था कि एक खिड़की था, खिड़की पर राजा आता था और खड़ा होता था, ठीक है, और सब लोग देखते थे राजा की, राजा आने वाला है, तो सब लोग इंतजार करते थे राजा के आने का। तो झरोखा दर्शन अकबर के टाइम के समय स्टार्ट किया गया, इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि सब लोग समझे, सब लोग विश्वास किया राजा पे, तो ये बादशाह को पाने की झलक थी, इस बात को समझेंगे, ठीक है। आगरा महल में जो सार्वजनिक सभा है ना, आगरा महल में जो आम है ना, तख्त ए मुरासा एक सिंहासन है जिसमें बहुत ज्यादा रत्न जड़ा हुआ है, बादशाह नामा लिखा है। सिंहासन की भाव संरचना में एक छतरी है जो 12 कोसनीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5-10 फुट है। अपने राजरोहण के समय महामहिम याद दिया गया 86 लाख रुपए के रत्न, बहुमूल्य पत्थर, 1 लाख तोला सोना, 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, ये सजाया जाना चाहिए। देखिए कितना हैवी है यार, कितना पैसा खर्चा कर रहा है, 86 लाख के रत्न, है ना, 1 लाख, तुम 14 लाख के सोना, करीब 1 करोड़ का तो बैठने वाला बना रहा है ना, जिसको तख्त ए मुरसा बोला गया, बादशाह नामा में तो शाहजहां के द्वारा, ठीक है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए। और भी चीजें, और भी बहुमूल्य पत्थर जैसे रूबी है, 1 लाख रुपया था, जिसे शाह अब्बासी सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान
बादशाह तिमूर साहेब किरान मिर्जा शाहरुख मिर्जा उलुग, है ना। ठीक है, ये मतलब बताया जा रहा है कि कैसे जो थ्रोन है ये बैठने वाला उस पर किस तरह से खर्चाएं हो रही है इसके बारे में। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि झरोखा दर्शन के बाद राजा क्या कहता था कि जो आम लोगों का जो कुछ प्रॉब्लम था उसको सुनने के लिए कहा जाता था दीवान ए आम। एक सार्वजनिक सभा था, उसको दीवान ए आम, आम लोगों के जो था, तो वहां दीवान ए आम में जाते थे। ठीक है, वहां राज का जो अधिकारी वो सब आते थे, रिपोर्ट देते थे। 2 घंटा बाद जो है 2 घंटे बाद दीवान ए खास में, दीवान ए खास मतलब खास सभा, वहां पे सेक्रेट मीटिंग हो रहा है ना, महत्वपूर्ण लोग हैं, प्राइवेट मीटिंग है, तो वहां पे भी कुछ याचिकाएं लेके मंत्री आया है। तो ये सब चीजें बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, देखो मीमार बोला क्या, वास्तुकार द्वारा, तो वास्तुकार के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका नाम है मीमार है। ये क्या है, वास्तुकार को, तो वास्तुकार मुगल टाइम में उसको क्या बोलते थे, मीमार, है ना। ओके, ये सब चीजें हैं। शाही परिवारों में कह रहा है विवाह में बहुत खर्चा होता है। देखिए कह रहा है दारा सिको है ना, शाहजहां का बेटा, और नादिरा का शादी हो रहा है, उसमें देखिए कितना खर्चा हुआ, 32 लाख रुपया खर्चा हुआ है करीब उस टाइम में। तो ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। पद्मिया, उपहार और भेंट। ओके, हाँ, इसमें कुछ है, कुछ चीजें तो हम लोग देख लेंगे। हाँ देखिए, मुगल टाइम में जो लोगों को टाइटल दिया था उसके बारे में जनरली बताया जा रहा है। तो ठीक है, क्या कह रहा है, राज्याभिषेक के समय की शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल टाइटल्स लेते थे, जाहिर सी बात है सब लोग लेते थे। उद्घोषक नकीब द्वारा जब इन गुंजामायन और लयबद्ध पदवियों घोषणा की जाती थी। कौन कर रहा है ना, बहुत तेज आवाज में, बहुत तेज साउंड में एकदम बोल के कि राजा को महाराजा धीराज आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है, जो नकीब बोलते, जो नकीब मतलब जो चिल्ला के बोल रहा था उसको नकीब बोलते थे, नकीब, है ना, असरर, है ना। मुगल सिक्कों पर भी ये सब चीजें आपको पदवी देखने को मिलता है। योग्य व्यक्तियों को पदवी देना ये मुगल में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। जैसे कि आप देखते हैं कि जय सिंह है और जसवंत सिंह, है ना, उसको मिर्जा राजा को उपाधि प्रदान की थी ना। राजा जय सिंह, है ना, राजा जय सिंह जो है उनको औरंगजेब के द्वारा, देखिए मिर्जा राजा वाज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज 2 हाईएस्ट रैंकिंग नोबेल जय सिंह एंड जसवंत सिंह। इनको 2 उपाधि मिला है। किसका उपाधि मिला है, मिर्जा राजा का, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि टाइटल कुड बी अर्न और पेड फॉर मीर खान ऑफर RS 1 लाख टू औरंगजेब फॉर लेटर अलीफ दैट इज ए टू बी एडेड टू हिज नेम टू आमिर खान। मतलब देखिए बहुत कुछ चीजें हैं। एक का नाम था मीर खान, तो उसके पहले ए लगाने के लिए कह रहा है 1 लाख रुपया दिया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। मीर खान ने अपने नाम के अलीफ अर्थात आ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया, भैया कि हमारे नाम के आगे अमीर खान लगवा दीजिए। अन्य पुरस्कारों का सम्मान का जम्मा भी शामिल था, जिससे कभी न कभी बादशाह द्वारा पहनाया गया हुआ होता था। इसलिए समझा जाता था कि बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक। सरप्पा एक अन्य उपहार था, उसके उपहार में 3 हिस्से हुआ करते, जम्मा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न रंजित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल के मंजनों तथा रंजरतित ग्रहणों वाला पद्म मुरस्सा भी उपहार प्रदान करते थे। ये सब चीजें ठीक है। पद्म मुरस्सा भी मतलब कहने का मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा रतन गड़ा हुआ है। ठीक है, एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन या मोटी रकम लेता था। राजनयिक संबंधों को भी बहुत मतलब जो भी एम्बेसडर है उनको भी कुछ ना कुछ चीजें मिलते थे, अंगूठी है, ये सब कुछ। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एक चीजें हैं, है ना। थॉमस रो disappointed when a ring he had presented to Asaf Khan was returned to him for the reason that it was worth merely 400 rupees। देखिए थॉमस रो जो है ना, उसने एक रिंग आसफ खां को दिया था,
जो मात्र 400 रुपये का था, जिसको आसफ खान ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, है ना। तो इसके बारे में बताया रहा है। ब्लर ज्यादा हो रहा है ना, पता नहीं ब्लर क्यों हो रहा है यार। ठीक है, कोई काम करने के चलते हैं। ये शाही परिवार के बारे में कोई काम का नहीं है, देखिए मतलब जो उसके बारे में बताया है ना, शाही परिवार। हरम शब्द का इस्तेमाल होता था मुगल हाउस होल्ड के लिए, जो उनके घर के जो मतलब कहने का मतलब है घरेलू दुनिया के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ हरम, है ना। मुगलों में घरेलू दुनिया को क्या बोला गया, हरम बोला गया। हरम टर्म इज यूज्ड फॉर, हरेम या हरम टर्म इस्तेमाल किया गया डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल के लिए, है ना। हम लोग घर बोलते हैं ना, हम लोग घर बोलते हैं, वो हरेम बोला गया, है ना। जिसका स्थान है पवित्र स्थान। मुगल परिवार की बादशाह, पत्नी, उपपत्नी, नजदीकी रिश्ता, दूर की रिश्तेदार, माता, सौतेली, उपमाताएं, सब के लिए इस्तेमाल किया गया है। राजपूत कुल व एवं मुगलों दोनों के बीच में आपको पता है राजनीतिक संबंध के लिए, मैत्री संबंध के लिए विवाह किया गया। विवाह के में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ एक उपहार मिलता था, एक क्षेत्र मिल जाता था। इसके बारे में मुगल साम्राज्य में शाही परिवार को आने वाली स्त्रियों को बेगम बोलते थे। जो स्त्रियां मुगल परिवार के शाही परिवार से आई है ना, उनको तो बेगम बोला गया। जो स्त्रियां उनके परिवार की नहीं है, जो उनके परिवार में जन्म नहीं, जो कुलीन परिवार में नहीं हुआ, उनको आगाह बोला गया, अगाह बोला गया, है ना। दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद लेके आने वाला जो स्त्रियां थी बेगम अब आ रही हैं, मुगल खानदान मतलब कुछ अपने उसी खानदान की है, और वो अच्छा खासा दहेज के रूप में लाती थी, है ना। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं को पदानुक्रम और उनको उप पत्नी को अगाचा, है ना, सबसे निम्न था, उसको उतना वैल्यू नहीं था, है ना। उनके खर्चे के लिए मासिक भत्ता ये सब चीज मिलता था, जो मतलब सबको एक अलग तरीके से बांटा गया, है ना। अब देखिए जो बेगम है उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, हाँ पैसा वैसा दुनियादारी है ना, सब कुछ मिल रहा है ना। जो अन्य स्त्रियां हैं उन्हें अगाह बोला गया, जो उसके खानदान की नहीं है। अगाचा जो उप पत्नियां हैं, है ना, जिस 3-4 शादी किया तो अगाचा है, उनको भी कुछ महीना में कम खर्चा करने के लिए कम पैसा मिल रहा है। कभी कभी इनको भी उस तरह से बेगम का दर्जा मिलता था, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें है कुछ देख लेते हैं। हुमायूं नामा तो पता है, गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो बाबर की बेटी थी, है ना। हुमायूं का सिस्टर एंड अकबर आंट गुलबदन को राइट फिल्म टूर के परसेंट बिना पर कमीशन विल राइट हिस्ट्री ऑफ हिज क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई काम करने चाहिए। आज चलते हैं। मनसबदार के बारे में बताया जा रहा है ना, मनसबदार कैसे होता था, यह तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, समझा भी है। मुगल नोबिलिटी के बारे में है। 4 चमन बुक है, जो चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि मुगल दरबार में जो अभिजात वर्ग थे, अलग अलग सब हैं, अरब हैं, को तुर्की हैं, तजिक हैं, खुर्द हैं, ततर हैं, रसियन हैं, बेसियंस हैं, सब है ना। समझिएगा बात को, ठीक है। आगे समझे चलेंगे, ठीक है। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के टाइम में जो ईरानी नोबल्स थे उसको ज्यादा उच्च पद प्राप्त हुआ। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी। नूरजहां जहांगीर की बेगम, जो बहुत ज्यादा प्रशासन में भी हेल्प किया, प्रशासन भी करती थी, वो एक ईरानी थी, ठीक है। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फिर भी शासन के अधिकारियों के समूह में मराठी अच्छे खासी संख्या में थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में 2 तरह के ओहदे थे। जात शाही पद अनुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। सवार कितना घुड़सवार रखना है, जात क्या हुआ, एक रैंकिंग हो गया, और सवार कितना हुआ, कितना घोड़ा रखना है। 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात कहे गए, मतलब अमीर कहे गए, उमरा कहे गए। ये सब तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, कि जात रैंकिंग है, आप किस लेवल का ऑफिसर है ना, आज चलता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और सवार आपको कितना घोड़ा रखना है।
जिसके पास 1000 जात है, मतलब 1000 रैंक जिसको मिल गया है, 1000 मनसब जिसको मिल गया, वो अमीर कहलाता था, उमरा कहलाता था, ऐसा लिखा गया। ठीक है ना, समझेंगे। और भी और कुछ चीजें हैं यार इसमें। अच्छा, बख्शी, मीर बख्शी क्या है? पे मास्टर है। मीर बख्शी क्या बोला गया है? मीर बख्शी जो इस्तेमाल किया गया है ना, किसके लिए? यहाँ पे कहा गया, पे मास्टर जनरल, है ना, जो जनरली जो मीर बख्शी था, जो राजा के राइट में खड़ा होता था, है ना, प्रमोशन करना, ये सब करना, पैसा देना, ये सब काम था मीर बख्शी का, उच्चतम वेतन दाता जो वेतन देता था। ठीक है, तो मीर बख्शी हो गया, है ना, मीर बख्शी हो गया। दीवान ए आला, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। सदर ए सुदूर, ये अनुदान मंत्री है। स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, 3-4 शब्द इस्तेमाल है। दीवान ए आला, तजवीज एक पिटीशन था जो नोबेल मैन को इंपेयर के द्वारा, इंपेयर के लिए करता था, दैट एप्लीकेंट बी रिक्रूटेड एज ए मनसबदार। तजवीज वाजा पिटीशन, किसी को मनसबदार बनना है तो राजा को पिटीशन दो, उसको बोलते थे तजवीज। क्या बोलते थे? तजवीज बोलते थे, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखें, जो जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो जो चीजों मैंने अंडरलाइन किया है, उस चीज को जरूर याद रखिए। देखिए, एक जेसस क्राइस्ट है, एक मतलब कहने का मतलब एक पादरी है, उनका नाम है एंटोनियो मोंसेरेट, अकबर के टाइम में आया था। उसने अकबर के दरबार के बारे में बोला कि है ना, सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता था और निरंकुश आदेश देता था, जैसे कि वे उसके दास हो। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। अब कुछ अमीर जो अभिजात वर्ग हो गए, बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, तो उसको राजा बुलाता था और उसको ऑर्डर था कि तुम ये करो वो करो, ऐसा लगता नौकर है ना। इस बात के बारे में बताया है एंटोनियो मोंसेरेट ने। एंटोनियो मोंसेरेट एक पादरी था जो कि अकबर के टाइम में आया था। तजवीज एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। तजवीज एक शब्द इस्तेमाल हो गया हमारा, तजवीज, है ना। तजवीज एक पिटीशन हुआ। मीर बख्शी हाईएस्ट पे मास्टर हो गया। दीवान ए आला फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। सदर ए सुदूर, सदर ए सुदूर किसके लिए हुआ? और या उसको बोले मदद ए मास बोले, जो ग्रांट मिनिस्टर था और लोकल जज और काजी को अपॉइंट करने का भी काम करता था। कौन? सदर ए सुदूर, सदर ए सुदूर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दरबार के नियुक्त तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वह प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम सार्वजनिक सभा में दीवाने आम में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने से कर्तव्य में बंधे थे 3 रात। ठीक है, हाँ कह रहा है जो कोर्ट राइटर्स, दरबारी लेखक को बकिया नवीस बोला गया। बकिया नवीस किसको बोला? दरबारी लेखक को, है ना। और ऐसा मीर बख्शी सब कुछ काम करना, राजा के दाएं साइड में बैठता था, हाईएस्ट पे मास्टर था। तो मीर बख्शी था दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जी या दस्तावेजों, ऑर्डर, फरमान, ये सबको करता था। ठीक है, तो एक आ गया आपका बकिया नवीस, है ना। ये सब मिलाने के लिए, मैच करने के लिए, है ना, बकिया नवीस। ये कौन है भाई? ये कौन है आपका? राइटर है, कोर्ट राइटर्स। भाई 2-3 बार चीजों को अंडरलाइन करेंगे ना, मतलब ये सब जो नोट्स बना रहे हैं इसको आप इससे याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ है इसमें? ये सब है, ये समाचार के पोस्ट के लिए बताया गया। पोस्ट जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ये पोस्ट के लिए, है ना। कसीद है उसका, फुट रनर को बोला कसीद और पथमार बोला गया। पथमार पथ पे चल रहा है ना, वो दौड़ दौड़ के लेटर पहुंचाने का काम करता था, है ना। ठीक है, प्रांतीय शासन। अच्छा, प्रांतीय शासन तो भाई सुबह में बटा हुआ था ना, सुबह में बटा हुआ था। और परगना है, चौधरी वहां पे जो है उनका काम देखिए वही आया ना, चौधरी के बारे में बोले थे। चौधरी जो है राजस्व संग्रह करता था। काजी है जो न्याय सिस्टम देख रहा, कानून को जो है वो राजस्व आलेख का रखवाला है।
है ना, जो भी आपका कीपिंग मास्टर है वो, है ना, परगना तो है जो उप जिला उसको बोल दिए, है ना। ओके, यहाँ पे कुछ है ऐसा नहीं है, ठीक है। बियॉन्ड द फ्रंटियर, अच्छा बियॉन्ड द फ्रंटियर, अभी इस बात को समझेंगे। मतलब साम्राज्य के बाहर भी चीजों के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कैसे, मतलब हाँ जनरली देखिए, सफावी डायनेस्टी था ना ईरान का, उसको उसको जीतने के लिए क्या क्या चीजें किया उसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो कोई काम करने, ठीक है। अब मुगल दरबार में जेसिस्ट, है ना, अब अभी देखा कि पादरी के बारे में ना, मोन्सेरेट के बारे में हमने देखा, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि मुगल दरबार में जो जेसिस्ट आए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में, है ना, क्या बताया जा रहा है। मुगल दरबार, यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुस धर्म प्रचार को किससे हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुस विक्रांत सबसे पुराने विक्रांत हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण, ये सब क्या है यार, काम का चीज है। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुस पादरियों को आमंत्रित करने का एक दूतमंडल गोवा भेजा। गोवा में रह रहे थे कौन, ईसाई, तो वहां भेजा था, ठीक है, जिसमें फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार ने 1580 में पहुंचा, 2 वर्षों तक रहा। इन जिस लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर को बताया, है ना, और फिर वाद विवाद हुआ, मतलब कहीं डिबेट्स हुए उलेमाओं के बीच में। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 या 95 में भेजे गए, ठीक है, वही है, ये बताया गया है जिस मोन्सेरेट के बारे में। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, अच्छा ये इबादत खाना के बारे में होगा, ठीक है, हाँ इबादत खाना का। कह रहा जेसुस शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उनसे बहुत प्रभावित हुई। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह के स्पष्ट की व्याख्या उन्हें अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। इसमें पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल में प्रकाश समझ आता। मोन्सेरेट ने टिप्पणी की, राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसके वास्तव में सबका तिरस्कार किया, है ना। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना में विद्वान मुसलमान, हिंदू, जैन, ईसाई सब हैं, उनके बीच में डिबेट हो रहा है सब कुछ, तो ठीक है, इबादत खाना तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी में था, है ना। देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा बुक लिखा गया मुनखताब उल तारिक, इसमें धर्म विज्ञान और दरबारी बदायूनी अपने नियोक्ता की नियुक्तियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक में यह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवावस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। यह एक ऐसी धर्म क्रिया थी जो अग्नि पूजा से व्युत्पन्न होती, परंतु 25वें शासन वर्ष के एक नए वर्ष पे उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्ती जलाएं और आदरपूर्वक उठना पड़ा, ठीक है, ये हरम में होम इन हरम, है ना, ठीक है, कोई काम का नहीं यार, बहुत कुछ इन साइड में तो बहुत कुछ लिखा रहता है यार, कोई काम का नहीं। खत्म हो गया हमारा चैप्टर, है ना, खत्म हो गया। ये डेट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब डेट याद रखिएगा। अबुल फजल अकबरनामा कब से कब तक लिखा गया, है ना, जहांगीरनामा, है ना, लाहौरी ने लिखा, है ना, मोहम्मद बारिश वाला लिखा जो लास्ट चैप्टर लिखा गया। तो देखिए एनसीईआरटी बहुत बड़ा चीज है, आप क्लास 12 पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैंने जो जहां तक हो सकता है मैंने चीजों को समझा। अगर वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखे तब चीजें समझ में आएगा, और चीजों को नोट डाउन करिएगा तब वो लगेगा कि इसमें से हमने क्या हमें इसमें से मिला। तो जो मैंने लिखा, जो मैंने अंडरलाइन किया कि नहीं इसको लिख लीजिए, ये चीज पूछ सकता है। अब मुगल में क्या पूछता है, अब ये नहीं पूछेगा कि भैया पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये हुआ, सब लोग रटे हैं, सब बार बार पूछ के थक चुका है, सबको याद भी है। वो क्या पूछे, प्रशासन के बारे में पूछ देगा, बुक्स की डिटेल से पूछ देगा, है ना, कि कितने तरह की जमीन की चर्चा थी, है ना, पूछ देगा राजा
जो मंत्री, अलग अलग मंत्री आपने देखा, बकवा नवीस है, मीर बख्शी है ना, तो इनके बारे में पूछ देगा क्या था, ये कौन थे, दो चार टर्म मुजरियान है, ये क्या है ना, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके सवाल बनाएगा। तो उसको अगर आप लिखिएगा तो हार्डली सार्डली 1 पेज का नोट्स बनेगा, रटा जाएगा सवाल। आपके पास नोट्स होंगे पहले से, अगर मुगल साम्राज्य का आपने कहीं से पढ़ा होगा तो उसमें इसको ऐड कर लीजिए, तो वहां पे काम देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर खत्म करते, मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर दिया एनसीईआरटी के थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, जो हमारा बुक नंबर 3 है क्लास 12 का, पार्ट 3 में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जनरली चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कैसे चीजें हैं, और उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस का वो टॉपिक बन जाता है कि मेंस में सवाल आते हैं, थोड़ा सा डिटेल से चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।